हेलो 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 नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी लोग हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं और आप तक हमारी आवाज ये बिल्कुल सही तरीके से पहुंच पा रही है। भैया गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अपने सारे दोस्तों का, अपने सारे बच्चों का भैया यहां पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से इसमें नंबर ऑफ व्यूअर्स दिखा दे रही है भैया, है ना? नहीं दिख पाएगा, मैं देखना चाह रहा हूं ना। तो भारत के अलग अलग राज्यों से, भारत के अलग अलग शहरों से, भारत के अलग अलग प्यारे क्षेत्रों से हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने हर एक साथी का, अपने हर एक दोस्त का, अपने हर एक प्यारे बच्चे का भैया प्यार भरा स्वागत। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी लोग हमें देख पा रहे हैं और आप सभी बच्चों तक हमारी आवाज बिल्कुल सही तरीके से पहुंच चुकी है। गुड इवनिंग वंशिका, गुड इवनिंग दुबे, गुड इवनिंग गीता जी, गुड इवनिंग विवेक जी, गुड इवनिंग ध्रुव, और उसी के साथ साथ सीमा जी हैं, अब्दुल कादिर साहब हैं, शिखा हमारे साथ हैं, आर्यन हमारे साथ हैं, मानवी कह रही है राधे राधे, राम राम जी, सर जी गुड इवनिंग सर जी, नमस्ते। सही है भैया, चलिए जय भीम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सभी के साथ हम लोग अपनी आज की इस क्लास को करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। और अपने सारे के सारे बच्चों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा अध्याय है उसकी कहानी को हम लोग यहां पर आपके सामने रखेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर होगा और इस चैप्टर की सारी बिंदु और सारी के सारे जो हमारे कंफ्यूजन और पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग आपके साथ अपनी आज की इस क्लास में क्लियर करते चलेंगे और कोई भी डाउट आपके समक्ष बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे। तो दोस्तों बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारे इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे इस प्यारे से बैच के अंदर हमें आते हुए देखने को मिले। तो जिस चैप्टर का डिस्कशन करने के लिए हम लोग यहां पर मौजूद हुए हैं, जैसे कि आप सभी को पीछे दिख ही पा रहा है और आप लोग हमारे इस आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी ये हेडिंग है उसमें देख ही पाते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद और इस चैप्टर को हम लोग कहां देखते हैं दोस्तों की जो आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक है ना, वहां पर हमें यह चैप्टर देखने को मिलता है। तो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद और ये वाला चैप्टर हमें इतिहास के अंदर देखने को मिलता है। पिछली बार जो हमारी वीर बैच के अंदर क्लास हुई थी, हमने आप लोगों से पूछा था कि आप कौन से बैच को कराना चाहते हैं और अधिकतर बच्चों की यही डिमांड थी कि सर हमारा जो प्यारा भारत में राष्ट्रवाद वाला जो अध्याय है उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे, उस चैप्टर की पूरी कहानी को हम लोग समझना चाहेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने ये चैप्टर मौजूद है। चैप्टर का नाम आपने देख ही लिया है, भारत में राष्ट्रवाद। इतिहास के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, आप भारत के किसी भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि किसी भी हमारे हिंदी मीडियम के कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं, तो आपके सामने ये चैप्टर मौजूद है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे इस चैप्टर के अंदर आखिर हमें क्या क्या चीजें जानने को, सीखने को और पढ़ने को मिलेंगी उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ेंगे तो हम कंप्लीट चैप्टर, संपूर्ण अध्याय आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलने वाली हैं या फिर ये चैप्टर हमें क्या क्या बातें बताएगा उसको हम लोग यहां पर अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस पॉइंट को हम लोग यहां पर देख रहे हैं बेटा, हम लोग इस चैप्टर के अंदर प्रथम विश्व युद्ध की कहानी को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ। इस प्रथम विश्व युद्ध की जो पूरी की पूरी कहानी है और उसकी जो पूरे के पूरे बिंदु है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आप सभी के साथ सत्याग्रह का मतलब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग गांधी जी के जरिए किए गए जो हमारे सत्याग्रह के आंदोलन है इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे रोलेट एक्ट के बारे में कि ये क्या होता है, कहां आया, कैसे आया, कब आया, इसको समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। हम डिस्कशन करेंगे भारत के अंदर किए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन जिसको खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, उसको समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे आपके साथ असहयोग आंदोलन के बारे में। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में बेटा, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे आप सभी के साथ गोल मेज सम्मेलन के बारे में। और इसी के साथ साथ फिर हम लोग आपके साथ एक और हमारा बड़ा आंदोलन है जिसको हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के किसान, व्यापारी, उद्योगपति क्या योगदान देते हैं उसको देखेंगे। और उसी के साथ साथ ना हमारे कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे हम लोग ये देखेंगे कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, दलित भाइयों की क्या भूमिका थी, भारतीय मुसलमानों ने इसमें क्या योगदान दिया। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके साथ कि राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है। फिर हम लोग लोक कथाओं से क्या समझते हैं वो देखेंगे। फिर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में डिस्कशन करेंगे और इतिहास की पुनर्व्याख्या और फिर क्रिस प्रस्ताव और भारत का सबसे
आखिरी आंदोलन जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, उसको हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार और काफी महत्वपूर्ण आप देखते हैं दोस्तों हमारा ये चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सारी की सारी बातों को आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या कि ये चैप्टर अगर आप लोग अपनी आज की इस क्लास के अंदर करते हैं तो आपके सामने इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से आप इस चैप्टर की संपूर्ण कहानी को समझ लेंगे। ठीक है भैया? तो भैया ये तो हमारी आज की क्लास के सारे रहे पॉइंट्स, और इन सारे पॉइंट्स को स्टार्ट करते हुए हम लोग अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार जल्दी से आप सभी लोग हमें क्या देंगे दोस्तों? प्यारी सी फायर वाली इमोजी पेश कर देंगे एंड देन वी विल बिगिन। हम लोग आपके साथ अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। बच्चा कह रहा है कि सर भोजपुरी में पढ़ा दीजिए ना। है लल्ला, कैसी बातें कर रहे हैं जे? ये हमारा हिंदी भाषा वाला माध्यम है ना, तो हम इसको हिंदी में ही डिस्कस करेंगे ना लल्ला। चलिए एक बार जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ हमारी प्यारी सी फायर वाली इमोजी पेश करेंगे और फिर हम लोग आप सभी के साथ भारत की आजादी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्यारा और सबसे जबरदस्त जो ये हमारा अध्याय है, जो आपके पेपर के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखता है, इस चैप्टर की सारी कहानी को हम लोग आपके सामने रख देंगे। बस करना क्या है, आपको हमारी इस क्लास को शुरुआत से लेकर आखिर तक देखना है। किसी भी तरीके का कोई डाउट शाउट आपके सामने नहीं रहेगा। और बहुत सारी क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग आप सभी के साथ बहुत सारे जो हमारे पोल्स होंगे उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। इन पोल्स के जरिए हम लोग चीजों को आपके सामने यहां पर बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज भी करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा हर एक दोस्त, ताकि हमारा हर एक बच्चा इस क्लास के अंदर जुड़कर अधिक से अधिक ज्ञान को हासिल कर सके। ठीक है भैया? हमारे सारे बच्चे हो चुके हैं तैयार, हमारा चैप्टर भी हो गया है शुरू, और यहां से हम लोग आप सभी के साथ अपने इस चैप्टर की सारी कहानी को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें और सबसे पहले अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इस चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है दो महत्वपूर्ण, आप देखते हैं दोस्तों, के किरदारों से। कौन कौन से दो महत्वपूर्ण चीजें हैं? सबसे पहले हमें यहां पर देखना होगा दोस्तों, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं अंग्रेजों के बारे में। और अंग्रेजों को हम लोग कहां से आते हुए देखते हैं? अंग्रेजों को हम लोग आते हुए देखते हैं इंग्लैंड नामक देश से, है ना। अच्छा, ये जो अंग्रेज लोग थे ये क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इंग्लैंड के, या फिर ये जो अंग्रेज लोग थे ये ना दुनिया भर के अंदर व्यापार करना शुरू करते हैं। और इन्हीं लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा सन 1600 में एक कंपनी का निर्माण किया जाता है। अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई है सन 1600 के अंदर, और इस कंपनी को क्या बोला जाता है बेटा? इस कंपनी को हम लोग बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत के अंदर क्या करने आती है दोस्तों? भारत के अंदर व्यापार करने आती है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जब ये भारत के अंदर व्यापार करने आते हैं, इनकी आंखें खुली रह जाती हैं। भारत की जलवायु बहुत बढ़िया, भारत का मौसम बहुत बढ़िया, भारत के अंदर खेती बाड़ी बहुत बढ़िया, भारत के अंदर आप देखते हैं कि नदियां बहुत सारी, उसी के साथ साथ भारत के अंदर स्थलाकृतियां, यानी कि हमारे यहां पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, रेगिस्तान भी हैं। अंग्रेजों के यहां पर ये सब चीजें थी ही नहीं, और वो भारत के अंदर मौजूद ये सारी चीजें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। और अंग्रेजों ने ना एक और चीज यहां पर देखी, वो कि भारत के लोगों में क्या है दोस्तों, कि भारत के लोगों में एकता की कमी बहुत ज्यादा नहीं थी। एकता की कमी देखने को मिल रही थी, भारत के लोगों में एकता नहीं थी, भारत के लोग मिलकर नहीं रहते थे। अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय समाज टूटा हुआ है, भारत के लोग एकता में नहीं रहते हैं, ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, अलग अलग राजाओं के नाम पर लड़ते रहते हैं। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और सन 1600 के अंदर बनाई गई जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत के अंदर क्या करने आई थी बेटा, जो भारत के अंदर व्यापार करने आई थी ना, इसने भारत के अंदर क्या किया, एक तरीके को इस्तेमाल किया जिसको हम लोग बोलते हैं फूट डालो शासन करो। फूट डालो शासन करो का मतलब क्या है कि भाई डिवाइड एंड रूल, यानी कि एक राजा को दूसरे राजा से लड़वाया, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़वाया, एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों से लड़वाया, एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़वाया। भारत के लोग आपस में लड़े, भारत के लोग आपस के अंदर मरे, और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपने आप को भारत का शासक बना लिया। भारत के लोग लड़ गए और अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाकर भारत की गद्दी पर खुद को आसीन कर लिया। वो भारत के राजा बन बैठे, भारत के शासक बन बैठे। और अगर देखा जाए सन 1757 से लेकर साल 1947 तक, लगभग 200 सालों की गुलामी तक भारत को झेलनी पड़ी। भारत को 200 सालों के लिए आप देखते हैं दोस्तों कि गुलाम बना लिया गया। ये जो हमारा अध्याय है ये आपको बताता है भारत की आजादी की कहानी के बारे में। ये चैप्टर आपको बताता है कि भारत देश ने आजादी को कैसे हासिल किया, भारत देश की आजादी में वो कौन कौन लोग आए जिन्होंने भारत को आजाद किया, और भारत की आजादी में
कौन कौन से और महत्वपूर्ण आंदोलनों को हमने होते हुए देखा, उसको हम लोग यहां पर आपके सामने देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें क्या कि हम देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर ये दो बड़ी सिचुएशन हमें आती हुई देखने को मिली, और इसी कालखंड में अगर आप बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें कि हमारी आजादी की कहानी सन 1757 से शुरू नहीं होगी। इसकी कहानी, हमारे चैप्टर की कहानी शुरू होती है कब से बेटा? हमारे चैप्टर की कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध से। अब ये प्रथम विश्व युद्ध क्यों है, कब हुआ, कहां हुआ, इस प्रथम विश्व युद्ध की पूरे के पूरे बिंदुओं को हम लोग एक एक कर आपके सामने यहां पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पीछे के यहां के सारे पॉइंट्स हमने समझ लिए। अंग्रेजों ने भारत को आना शुरू किया, भारत में आना शुरू किया, कंपनी बनाई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा, फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया, भारत के लोग आपस में लड़े और 200 से भी ज्यादा सालों तक भारत को गुलाम बना लिया गया। ये चैप्टर हमें बताता है कि भारत की आजादी की कहानी प्रथम विश्व युद्ध से स्टार्ट होती है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब यहां से हम लोग सबसे पहले आप सभी के साथ प्रथम विश्व युद्ध को समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रथम विश्व युद्ध होता क्यों है और इस प्रथम विश्व युद्ध की कालखंड कब है, या फिर ये कब से कब तक हमें होता हुआ देखने को मिला, है ना। अगर आप लोग ध्यान से देखिए कि जो हमारा ये प्रथम विश्व युद्ध है, इसकी शुरुआत साल 1914 से साल 1918 तक हमें होती हुई देखने को मिलती है। इसको प्रथम विश्व युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया में ऐसा युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। 4 सालों तक दुनिया भर के जो ताकतवर देश थे, 4 इयर्स तक आप देखते हैं दोस्तों कि 4 वर्षों तक दुनिया भर के जो ताकतवर देश थे वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहे, और इन सारे के सारे 4 सालों में बहुत सारे सैनिकों की हमें मौत होती हुई देखने को मिली। इन बहुत सालों में हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि बहुत सारे हथियारों का यूज किया गया, दुनिया भर के बहुत सारे देश हमें खत्म होते हुए देखने को मिले। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत साल 1914 में हुई और इसका समापन साल 1918 में हमें होता हुआ देखने को मिला। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर क्या हमारा प्यारा भारत प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल था? क्या हमारे प्यारे भारत की उपस्थिति प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल थी? चलिए उसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि जो दुनिया भर के बहुत सारे देश थे वो 2 समूहों के अंदर बंट गए थे, या फिर 2 ग्रुप्स के अंदर बंट गए थे। एक ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक ग्रुप को हम लोग कहते हैं सेंट्रल पावर्स, या फिर इसको हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं केंद्रीय शक्तियां। ठीक है, एक ग्रुप ने अपना नाम रख लिया था केंद्रीय शक्तियां या फिर केंद्रीय शक्ति, और दूसरा जो ग्रुप था उसका नाम क्या हुआ करता था बेटा? जो दूसरा समूह था उसको हम लोग पुकारते हैं मित्र राष्ट्र, या फिर इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको धुरी राष्ट्र कहा जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का समय है, साल 1914 आ चुका है, और साल 1914 में उस टाइम के दुनिया भर के जो ताकतवर देश थे वो आपस में लड़ बैठे, और दुनिया भर के ताकतवर देशों ने 2 समूह बनाए, एक को केंद्रीय शक्तियां कहा गया और दूसरे को मित्र राष्ट्र या फिर धुरी राष्ट्र कहा गया। केंद्रीय शक्तियों के अंदर हमें देखने को मिलता है ऑटोमन एम्पायर, या फिर जिसको हम लोग ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ये जो ऑटोमन साम्राज्य है इसको आज का कौन सा देश बुलाया जाता है बेटा? इस ऑटोमन साम्राज्य को हम लोग आज का तुर्की देश कहते हैं, है ना, तुर्की देश कहा जाता है। ऐसे ही ये जर्मनी एक देश हमें देखने को मिलता है यहां पर, जो हमारे केंद्रीय शक्तियों के अंदर था, और ऐसे ही यहां पर हमें ऑस्ट्रिया हंगरी जो देश है, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य देखने को मिलता है। तो एक ग्रुप के अंदर ये 3 देश थे। दूसरी तरफ ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज थे, यहां पर हमें फ्रांस देखने को मिला, रशिया देखने को मिला, और इसी ग्रुप के अंदर हमें अमेरिका भी देखने को मिलता है। तो दुनिया भर के उस टाइम के जितने भी ताकतवर देश थे वो इन 2 समूहों के अंदर बढ़ चुके थे, और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बड़ी संख्या में हमें मारकाट होती हुई देखने को मिली। दुनिया के अंदर 90 लाख लोगों ने अपने जीवन को खो दिया। 1 लाख लोगों को कभी आपने अपने सामने देखा है? 1 लाख लोगों की भीड़ कभी आपने देखी है? आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। अब उस 1 लाख की भीड़ को आप 90 लाख कर दो, हमारी आंखें उनको देखकर डर जाएंगी, और दुनिया के अंदर 90 लाख लोगों की जान इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर चली गई थी। करोड़ों लोग इसके अंदर जख्मी हो गए थे, करोड़ों लोग इसके अंदर अपाहिज हो गए थे, विकलांग बन गए थे। अब यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर हमारे चैप्टर का नाम तो भारत में राष्ट्रवाद है, और यहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की। सर इसके अंदर भारत तो है ही नहीं। मेरे भाई, ये जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है ये साल 1914 में स्टार्ट होता है और साल 1918 में खत्म होता है। उस समय पर हमारा प्यारा भारत क्या है बेटा? उस समय पर हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। हम लोग अंग्रेजों के उपनिवेश थे, है ना। भारत जो था कैसा था? हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था या फिर अंग्रेजों का उपनिवेश था। और भारत जो ना
प्रथम विश्व युद्ध में सीधे तरीके से शामिल नहीं था, है ना। अंग्रेज इस युद्ध के अंदर शामिल थे, आपको दिख रहा है बेटा, अंग्रेज जो थे या फिर जो ब्रिटेन या फिर जो इंग्लैंड के लोग थे, अंग्रेज इस युद्ध के अंदर शामिल थे। तो अंग्रेजों के शामिल होने की वजह से भारत को भी जबरदस्ती इस युद्ध के अंदर शामिल किया गया। और प्रथम विश्व युद्ध यही एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से भारतीयों के दिल में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा आना शुरू होता है और भारत के लोगों में राष्ट्रवाद पैदा होता है। यहां पर ये जो शब्द हमारे सामने रखा गया है राष्ट्रवाद, इस शब्द के अर्थ को भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, है ना। तो राष्ट्रवाद शब्द का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? राष्ट्रवाद शब्द का मतलब है देश प्रेम, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से भी जान रहे हैं, इसको हम लोग देशभक्ति कह रहे हैं। हम ये देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ना कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएंगी कि जिससे भारत के लोगों में राष्ट्रवाद या फिर देश प्रेम पैदा होने लगेगा और भारत के लोग अंग्रेजों से कहेंगे ये धरती हमारी है भाई, इस धरती पर हम पैदा हुए हैं और इस धरती पर शासन करने का अधिकार भी हमारा है। भारत के लोग अंग्रेजों से आजादी की डिमांड प्रथम विश्व युद्ध के आसपास करने लग जाएंगे और उसी बिंदु को हम लोग यहां पर आपके सामने एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान देने की है कि जो हमारा प्यारा भारत था वो प्रथम विश्व युद्ध में सीधे तौर पर शामिल था ही नहीं। हमारी तो लड़ाई ही नहीं थी भाई, हमारी तो लड़ाई ही नहीं थी और हम तो इस युद्ध के अंदर शामिल थे ही नहीं। अंग्रेज शामिल थे और अंग्रेजों के शामिल होने की वजह से हमको भी इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों ने शामिल कर लिया, क्योंकि अंग्रेज इस युद्ध में थे, अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने भी भारत को इस युद्ध के अंदर शामिल कर दिया। उसी के साथ साथ जब भी लड़ाई लड़ी जाती है या फिर जब भी युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर आपके खर्चे होते हैं, आपको हथियार खरीदने होते हैं, आपको सैनिकों को खाना खिलाना होता है, आपको बहुत सारे और इंतजाम करने होते हैं। अंग्रेजों को लड़ाई जीतनी थी तो अंग्रेजों ने ना क्या किया दोस्तों कि अंग्रेजों ने इस लड़ाई को जीतने के लिए और अपने खर्चे को पूरा करने के लिए भारत के अंदर टैक्स को बढ़ा दिया, यानी कि भारत के लोगों से और पैसा छीनना शुरू कर दिया, भारत के लोगों को और लूटना शुरू कर दिया। पहले ही भारत के लोगों को परेशान करते थे और अपनी इस लड़ाई को जीतने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया बच्चे? अंग्रेजों ने अपनी इस लड़ाई को जीतने के लिए और अपने खजानों को भरने के लिए, यहां पर एक शब्द रखा गया है राजस्व, कि अंग्रेजों के खजानों को भरने के लिए भारत के अंदर क्या किया गया? भारत के अंदर बहुत सारे टैक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि भारत के लोगों से ज्यादा पैसा लेना शुरू कर दिया। लड़ाई हमारी है ही नहीं, हम तो इस युद्ध के अंदर शामिल भी नहीं है और इसके अंदर इस लड़ाई को जीतने के लिए अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिया और भारत के लोगों में गुस्सा भरने लग गया है और भारत के लोग अंग्रेजों से क्या करना चाहते हैं? अपने आप को अलग करना चाहते हैं। भारत से अंग्रेजों को हटाने की एक अलग तरीके की चाहत भारत के लोगों में पैदा होने लगी। इसी के साथ साथ जब अंग्रेजों ने भारत के अंदर सामान क्या करा बेटा कि पैसा ज्यादा लेना शुरू कर दिया, तो भारत में जो खाने पीने की चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई, इतनी महंगी हो गई कि चीजों के दाम आपको दुगने होते हुए देखने को मिले। कि अगर कोई चीज 10 रुपए की थी 20 रुपए की हो गई, अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो 200 रुपए की हो गई। ज्यादा टैक्स लेने की वजह से बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर जो खाने पीने का सामान था, जो साधारण से साधारण चीजें थी, आप देखते हैं दोस्तों कि वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई और आम आदमी जो गरीब पब्लिक थी उनके लिए, बेचारों के लिए कुछ रहा ही नहीं। गरीब जनता के दिल में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बड़ी संख्या में भर गया और भारत की जो एक गरीब जनता थी, आम आदमी थी, यह अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी और गलती करी। क्या? कि भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में शामिल करना शुरू कर दिया। आपके सामने ये दोनों चित्र असली चित्र हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल हुए वो हमारे सैनिक हैं जिनको जबरदस्ती अंग्रेजों ने शामिल किया। ये भारत के लोग थे, हमारे पूर्वज हुआ करते थे, आपके और हमारे। और आप देखते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों ने जबरदस्ती इनको अपनी सेना में शामिल किया और इनको यूरोप में ले गए और इनकी आप देखते हैं दोस्तों कि जानें चली गई। जबरदस्ती इनको शामिल करना शुरू किया और इसकी वजह से भी भारत के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा अंग्रेजों के प्रति भरना शुरू हुआ कि जबरदस्ती अंग्रेज जो है वो भारत के लोगों को अपनी सेना में शामिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लड़ाई तो हमारी है ही नहीं, ये तो अंग्रेजों की लड़ाई है ना, खुद लड़ो, हमें क्यों लेके जा रहे हो? उसी के साथ साथ इस समय में कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है साल 1914 से साल 1918 के आसपास, भारत के अंदर एक और बड़ी समस्या आई कि भैया हमारे पास फसल खराब हो गई, यानी कि अकाल पड़ गया, पानी की कमी हुई और जो हमारी फसलें थी वो खराब हो गई, भोजन की कमी होते हुए देखने को मिली। देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस टाइम पर हमारे देश से अंग्रेज पैसा छीने जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, टैक्स लिए जा रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ चुकी है, देश के सैनिकों को, देश के नौजवानों को, गांव के इलाकों के लड़कों को जबरदस्ती सेनाओं में शामिल कर रहे हैं और उसी के साथ साथ हमारे देश के अंदर अब खाने की कमी भी हुई है क्योंकि हमारी फसलें हमें खराब होती हुई दिखी। और भाई यहां पर एक बहुत बड़ी और खतरनाक सिचुएशन आती है। क्या?
हमारे देश के अंदर एक बड़ी महामारी आ जाती है जिसे हम लोग इन्फ्लुएंजा महामारी कहते हैं। महामारी का मतलब जैसे अभी आप लोग परिचित होंगे कोरोना महामारी से, कोविड आया था ना, और कोविड के टाइम पर आप सभी को पता है दोस्तों कि हम सभी घर में थे, है ना, बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी थी। ऐसी ही बीमारी कुछ उसी टाइम पर फैली थी और इस बीमारी से भी भारत के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि लाखों लाख लोग मर जाते हैं, मगर अंग्रेज इस बीमारी से भारतीयों का कोई इलाज नहीं कराते। भाई अगर तुम हम पर राज कर रहे हो तो हमारे इलाज कराने की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है। अगर तुम हमारे देश पर कब्जा करके बैठे हो और अगर हम बीमार हुए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इलाज कराने की। अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने भारत से टैक्स लूटा, भारत के लोगों से बहुत पैसा लिया, भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में शामिल किया। भारत के अंदर अकाल पड़ गया तो अंग्रेजों ने बिल्कुल भी यहां पर कोई खाने की व्यवस्था नहीं की। भारत के अंदर महामारी फैल गई तो अंग्रेजों ने कोई भी इलाज नहीं कराया और भारत में ज्यादा टैक्स लेने की वजह से हमें यहां पर महंगाई भी बढ़ती हुई दिखी। भारत के लोगों में जो गुस्सा था ना वो बढ़ने लग गया और भारत के लोगों में यहां पर देश प्रेम पैदा होने लग गया। भारत के लोगों में यहां पर राष्ट्रवाद पैदा होने लग गया कि भैया अब बहुत हुआ। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, इसने भारत के लोगों में कहीं ना कहीं आप देखते हैं दोस्तों कि देश प्रेम को पैदा कर दिया और भारत के लोग एक तरीके से ना अपने गुस्से को भरे पड़े थे। अपने सब भारतीयों के दिल में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा भरा पड़ा था और इस गुस्से को राह दिखाने वाला एक आदमी आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? हम यहां पर बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी कहानी के अंदर आ रहे हैं और महात्मा गांधी जी ये जो पूरा का पूरा गुस्सा है जो भारतीयों के दिल में भरा हुआ है, इस गुस्से को बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे और भारतीयों के सामने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बिंदु यहां पर हमें होता हुआ देखने को मिलता है। तो गांधी जी भारत कब आए? 9 जनवरी साल 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। और गांधी जी जब भारत आए तो आपको कहां से दिखता है बेटा कि गांधी जी कहां से भारत आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। सर दक्षिण अफ्रीका गए ही क्यों थे गांधी जी? अरे भैया वकील थे, वकालत करने गए थे। क्या करने गए थे? वकील थे, इनकी नौकरी वहां लगी थी तो वहां पर वकालत करने गए थे। अच्छा, जैसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया हुआ था वैसे ही दुनिया भर के सारे देशों पर अंग्रेजों का कब्जा था। दक्षिण अफ्रीका जहां पर गांधी जी काम करने गए थे, साउथ अफ्रीका, वहां पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और वहां पर भी अंग्रेजों ने ना क्या करते थे दोस्तों कि वहां पर अंग्रेज रंग भेद की नीति करते थे। रंग भेद की नीति मतलब काले गोरे का अंतर करते थे। अंग्रेज बोलते थे कि यो वी आर व्हाइट पीपल and we would be knowing ourselves as a white people and we would be considering ourselves as a elite group, ऐसे बोलते थे। मैं वहां मौजूद था। अंग्रेज अपने आप को बोलते थे कि भैया अपन लोग सफेद चमड़ी के हैं, हम लोग गोरी चमड़ी के हैं और हम लोग ऊपर हैं। और भारत के लोग हुए, एशिया के लोग हुए, अफ्रीका के जो काले लोग हुए उनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तो गांधी जी ने ना अफ्रीका के अंदर ही इस रंगभेद की नीति का विरोध किया था। फिलहाल गांधी जी साल 9 जनवरी 1915 को भारत आए। भारत में आने के बाद गांधी जी ने यह महसूस किया कि भारत के लोग परेशान हैं और गांधी जी ने ना एक तरीके से एक तरकीब सोची। क्या सोची? गांधी जी ने एक बात प्रस्तुत की कि गांधी जी पूरे भारत का क्या करते हैं बेटा? पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। भ्रमण का मतलब क्या कि गांधी जी पूरे भारत के अंदर घूमते हैं। पूरे भारत के अंदर आप क्या करते हैं दोस्तों? घूमते हैं। और पूरे भारत में जाने के बाद गांधी जी को यह बात समझ में आती है कि भारत के लोगों में गुस्सा है, भारत के लोगों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा है और गांधी जी अब एक नया आइडिया पेश करते हैं जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। इस सत्याग्रह का क्या है कि गांधी जी ना एक विचार पेश करते हैं। सत्याग्रह क्या है बेटा? कि सत्याग्रह एक विचार है या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का आइडिया है, एक सोच है। और इस सोच के अंदर गांधी जी क्या बोलते हैं? गांधी जी ये बोलते हैं कि अगर आप लड़ना चाह रहे हैं तो आपको अपने दुश्मन को हराने के लिए क्या नहीं करना है? आपको अपने दुश्मन को हराने के लिए किसी भी तरीके से क्या नहीं करना दोस्तों कि किसी भी तरीके से हिंसा नहीं करनी है ना? तो अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको हिंसा नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि आप जीतें, आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो आपको हिंसा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि बंदूकें तलवारें उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अहिंसा के मार्ग पर चलकर, अहिंसा का मतलब क्या है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, भारत के लोग जमा होंगे, हम आंदोलन कर भारत के लोग क्या करेंगे? अपनी बातों को अंग्रेजों से मनवाएंगे, है ना? तो गांधी जी साल 1915 में भारत आए। भारत में आने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह की विचारधारा को रखा। सत्याग्रह का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सत्याग्रह का मतलब है सच का रास्ता। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सच का रास्ता। भारत के लोग सच पर थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन लोग भारत के अंदर सच पर थे, क्या अंग्रेज सच्चे थे? नहीं सर, अंग्रेज तो झूठे थे। अंग्रेज तो भारत को लूट रहे थे, अंग्रेज तो भारत को कमजोर कर रहे थे। भारत के लोग सच पर थे। भारत के लोगों की यह जमीन थी, भारत के लोगों की यह धरती थी, यह हमारी जमीन थी। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अगर आपकी लड़ाई का उद्देश्य सही है, अगर आप सच बात पर लड़ रहे हैं
तो लड़ने के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, आप आंदोलन कर कर क्या करेंगे, अपने देश को आजाद कराएंगे। और अब इसी बात को लेकर गांधी जी के जरिए आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे 3 बड़े आंदोलन किए जाएंगे। साल 1917 का चंपारण का किसान आंदोलन, साल 1918 का खेड़ा का किसान आंदोलन और साल 1918 में ही अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन। ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में साल 1916 लिखा हुआ है चंपारण के बारे में, जो गलत है उसको सही कर लीजिए। चंपारण का जो आंदोलन हुआ है वो साल 1917 में हुआ है और इस बिंदु को हम लोग यहां पर एक एक कर आपके सामने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब ये जो हमारा चंपारण का किसान आंदोलन हो रहा है, चंपारण के किसान आंदोलन की पूरी जो कहानी है ना, उसको हम लोग एक एक कर आपके सामने यहां पर पेश करना शुरू करते हैं। तो पूरा फोकस स्क्रीन पे रखिएगा, ठीक है बेटा। ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा पूरा का पूरा बिहार है और बिहार के अंदर आपको एक इलाका देखने को मिलता है या फिर एक क्षेत्र देखने को मिलता है जिसे हम लोग चंपारण कह रहे हैं। ये रहा, बहुत खूबसूरत जगह है, कभी जाइएगा। चंपारण के अंदर अगर आप देखें ना दोस्तों, तो वहां पर एक आंदोलन शुरू होता है और इसमें गांधी जी को आमंत्रित किया जाता है और गांधी जी इस आंदोलन में जाते भी हैं और इस आंदोलन को सफल भी करते हैं। आखिर यहां पर परेशानी क्या थी? देखो, ये जो चंपारण है ये बिहार के अंदर है और ये नेपाल से बहुत ज्यादा पास है। नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है बहुत पास है, वहीं पर हमारा चंपारण जिला देखने को मिलता है। चंपारण के अंदर ना नील की खेती हुआ करती है। अब ये नील की खेती क्या है भाई? नील एक तरीके का, ये आप देखते हैं दोस्तों कि ये पौधा होता है नील का और इससे ना हमें ये पदार्थ निकलता हुआ दिखता है। आज के टाइम पर हमें कपड़े रंगने के लिए हमारे पास डाई या फिर कलर होते हैं। जैसे ये जो कमीज है ये काले रंग में है क्योंकि इसको काले रंग में डाई किया गया है। आपने लाल, पीले, नीले, गुलाबी, हरे रंग की कमीजें, कपड़े पहन रखे होंगे, है ना। तो कपड़ों को आज डाई किया जा सकता है, लेकिन पुराने समय में हमारे पास प्राकृतिक कलर होते थे और नील जो था ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कलर था जो कपड़ों को रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता था और इसी को हम लोग नील कहते हैं। अब ये जो नील की खेती थी ना, ये हमारे प्यारे हमारे चंपारण में ही हुआ करती थी। नील की खेती करने की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर आपके पास नील का खेत है, मान लीजिए कि मेरे पास नील का खेत है और अगर मैंने नील की खेती की तो धीरे धीरे मेरा जो खेत है वो कैसा हो जाता है? धीरे धीरे मेरा खेत बंजर हो जाता है और किसान लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अंग्रेज बहुत चालाक थे, अंग्रेज बोलते थे कि पूरी तुम्हारी जो खेत है ना उस पर तुम्हें क्या है, नील की खेती करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अंग्रेज बोलते थे 85% जमीन पर जो उगाना है उगाओ, 15% जमीन पर तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी। और ये जो 15% जमीन पर अंग्रेज नील की खेती कराते थे, इसी को बोलते थे 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली क्या है? अंग्रेज बोलते थे कि 15% जमीन पर तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी। नील की खेती अगर आप लगातार किसी जमीन पर करते रहते हैं तो जमीन अपनी उत्पादकता की क्षमता खो देती है, जमीन बंजर हो जाती है और हमारे किसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब होता क्या है, इसको हम लोग यहां पर अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चंपारण के जो किसान थे ना, वो क्या करते हैं बेटा? चंपारण के जो किसान थे वो खुद ही आंदोलन करते हैं, वो खुद ही एक तरीके से क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। लेकिन अंग्रेज चंपारण के किसानों को दबा देते हैं, उनको भगा देते हैं और उनको हटा देते हैं। खबर पहुंच चुकी थी चंपारण में कि भाई एक आदमी आया है दक्षिण अफ्रीका से। वो आदमी बोलता है कि अगर तुम सच के रास्ते पर हो तो तुम्हें अहिंसा को लेके चलना होगा और अहिंसा के जरिए हम लोग अपनी बातों को मनवा सकते हैं। गांधी जी को चिट्ठी लिखी गई और बुलाया गया कि आप हमारी मदद के लिए आए। आप कहते हैं ना कि आप समस्या का निवारण करा सकते हैं, हम परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण और चंपारण में जाने के बाद वहां के लोगों से कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे। गांधी जी के पहुंचने से चंपारण के किसानों में जोश आता है और वहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर सबसे पहला आंदोलन होता है जिसे हम लोग चंपारण का किसान आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजों पर प्रेशर पड़ता है, भारत के लोग शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करते हैं, बहुत लंबे दिनों तक ये आंदोलन चलता है और आखिर में अंग्रेजों को बातें माननी पड़ती हैं और भारत के अंदर ये सबसे पहला सफल आंदोलन होता है। क्या हुआ कि भारत के अंदर ये हमारा सबसे पहला सफल आंदोलन गांधी जी ने किया और गांधी जी के इस आंदोलन के बाद लोगों में यह विश्वास हुआ कि भाई गांधी जी में सच में कुछ बात तो है, कि गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो हुआ कि चंपारण के लोग इकट्ठा हुए और अपनी बातें उन्होंने अंग्रेजों से मनवा ली और गांधी जी का यह सबसे पहला सफल आंदोलन हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिला। इसी के बाद चंपारण की सफलता के बाद हमें देखने को मिलता है कि साल 1918 का समय है और साल 1918 में ना जो अहमदाबाद का गुजरात शहर है, गुजरात में अहमदाबाद शहर है, यहां पर बहुत सारी मिल है, कपड़े की मिल, मिल का मतलब होता है फैक्ट्रियां हैं और इन मिलों में भी आप देखते हैं दोस्तों कि एक बहुत बड़ी परेशानी होती है और गांधी जी यहां पर क्या करते हैं दोस्तों कि गांधी जी अहमदाबाद जाकर यहां के मजदूरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब ये पूरा का पूरा सिचुएशन क्या है इसको हम लोग यहां पर समझते हैं। देखिए गुजरात के अंदर एक शहर है जिसको हम लोग अहमदाबाद कह रहे हैं।
साल 1918 का यहां पर हमें समय देखने को मिला। साल 1918 में गुजरात के इस शहर के अंदर एक बीमारी फैली जिसे प्लेग कहा जाता है। और यह प्लेग बीमारी कैसे फैलती है? यह प्लेग बीमारी चूहों के होने से फैल जाती है। जब बहुत सारे चूहे होते हैं उनके होने से आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो बीमारी है प्लेग बीमारी ये हो जाती है। प्लेग बीमारी से बहुत सारे मजदूर बहुत परेशान हुए। अहमदाबाद के, गुजरात के मजदूरों ने अपने मालिकों से कहा कि भैया 50% पैसा बढ़ा के दो। मालिकों ने कहा कि हाँ भाई तुम्हारी बात तो सही है, तुम लोग परेशान हो, लेकिन 50% पैसा नहीं बढ़ा सकते, हम सिर्फ 20% पैसा बढ़ा सकते हैं। इस बात पर मजदूर कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको तो 50% पैसा चाहिए, और जो फैक्ट्री मालिक है वो कहते हैं कि हम सिर्फ 20% पैसा बढ़ाएंगे। इस बात को लेकर आप देखते हैं दोस्तों कि अहमदाबाद में मजदूर हड़ताल करते हैं और मजदूर आंदोलन करते हैं। गांधी जी को बुलाया जाता है। गांधी जी पहुंच गए अहमदाबाद, ये वहीं का फोटो है आपके सामने रखा गया। गांधी जी यहां पर गए और गांधी जी ने यहां पर मध्यस्थता करने की बात की। मध्यस्थता का मतलब कि गांधी जी ने कहा भाई आपकी भी बात सुन लेंगे, आपकी भी बात सुन लेंगे, चलो कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। गांधी जी यहां पर मध्यस्थता करने की बात करते हैं। गांधी जी के पहुंचने के बाद यहां पर डिसाइड होता है कि ना तो 50% पैसा मिलेगा जो मजदूर मांग रहे हैं और ना ही 20% पैसा मिलेगा जो फैक्ट्री मालिक दे रहे हैं, बल्कि 35% पैसा बढ़ाकर दिया जाए। और इस 35% को बढ़ाने के बाद आप देखते हैं दोस्तों कि यहां पर एक तरीके से यह दूसरा सफल आंदोलन था जो गांधी जी ने किया, और इसके बाद गांधी जी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। गांधी जी भारत के अंदर और मशहूर हो गए। यही वो आंदोलन था, अहमदाबाद का आंदोलन, जिसमें सबसे पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल किया। और इसी आंदोलन के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि इसी आंदोलन के अंदर गांधी जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो दोनों आंदोलनों को हमने देखा, चंपारण का आंदोलन भी देख लिया और उसी के साथ साथ हमने आप सभी के साथ हमारा जो अहमदाबाद का आंदोलन था उसकी पृष्ठभूमि को भी अच्छे तरीके से समझा। सर ये चंपारण कहां है? बिहार के अंदर है। अब यहां पर साल 1918 में एक और आंदोलन गांधी जी कर देते हैं, और ये जो आंदोलन आपको होता हुआ दिखता है वो गुजरात, ये भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे में ये गुजरात है, और गुजरात में ये नन्ना मुन्ना छोटा सा हमारा इलाका है जिसे हम लोग खेड़ा कहते हैं, है ना। अब गुजरात के अंदर जो हमारे ये खेड़ा के किसान हैं इनकी क्या परेशानी है ये हम देखते हैं। तो भैया गुजरात का साल 1918 का ही समय है, और साल 1918 में गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलता है कि खेड़ा नामक जगह है ना, खेड़ा नामक आपको जगह दिखती है। खेड़ा के जो किसान थे ना वो परेशान थे। किस बात से परेशान थे? खेड़ा के किसान इस बात से परेशान थे कि जो उनकी फसल थी ना वो खराब हो गई थी, उनको नुकसान हुआ था, और किसानों ने कहा था कि भैया हम लगान नहीं दे सकते हैं। लगान का मतलब क्या है? लगान का मतलब होता है टैक्स, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि फसल पे लगने वाला जो टैक्स होता है या फिर कर होता है उसे लगान कहा जाता है। किसानों ने कहा खेड़ा के कि भाई हमारे पास अभी फसल नहीं है, हमें नुकसान हुआ है, हम बाद में तुमको पैसा दे देंगे। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं भैया हमें मतलब नहीं है, तुम्हारे पास नुकसान हो फायदा हो, हमें तो पूरा पैसा चाहिए। खेड़ा को किसानों को गुस्सा आ गया और किसानों ने कहा कि भैया हम तुम्हारे खिलाफ अब हड़ताल कर रहे हैं और हम तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। और खेड़ा के किसानों ने क्या किया दोस्तों कि एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जिसे खेड़ा आंदोलन कहा गया। और खेड़ा के किसानों ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आइए, आप चंपारण गए थे, अहमदाबाद गए थे, हमारी भी मदद कीजिए। गांधी जी पहुंचते हैं, और गांधी जी के पहुंचने से अंग्रेजों पर दबाव पड़ता है, और अंग्रेज क्या कर लेते हैं, अंग्रेजों को जो टैक्स मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे, वो छोड़ना पड़ता है। और ये तीसरा सफल आंदोलन गांधी जी के पहुंचने से हो जाता है ना। ये तीसरा सफल आंदोलन गांधी जी के पहुंचने से यहां पर होता है ना। तो किसान क्या करते हैं दोस्तों कि किसान को पूरी पूरी छूट दी जाती है, और इसी आंदोलन में सरदार पटेल और गांधी जी की मुलाकात होती है, और सरदार पटेल गांधी जी उसके बाद से एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। अब यहां तक तो हमने आप सभी के साथ गांधी जी और गांधी जी के आने के बाद भारत में किस तरीके से बेहतरीन बदलाव हो रहे हैं, भारत के लोगों में विश्वास आ रहा है कि अगर अपन लोग इकट्ठे रहेंगे तो शायद हम लोग अपनी बातें अंग्रेजों से मनवा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। चंपारण का आंदोलन हो, खेड़ा का आंदोलन हो, अहमदाबाद का आंदोलन हो, ये तीनों आंदोलन सफल हुए और अब भारत के लोगों में विश्वास आ चुका है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सवाल है पेपर में आया है और अच्छे तरीके से आप लोगों को अपने आंसर को देना है। भैया पोल वोल तो होगा नहीं, एबीसीडी करके आपको कमेंट्स में आंसर लिख देना होगा, ठीक है। ध्यान से हम लोग इसको देखते हैं। सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आप सभी लोग अपने आंसर को यहां पर लिख देंगे। पोल होगा नहीं भैया, एबीसीडी करके फटफट 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 आपको कमेंट्स के अंदर अपने आंसर को लिखना है, जल्दी से बताइएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देख रहे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है ये साल 1914 के अंदर हमें होती हुई दिखी। हमारे हर एक बच्चे ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने सही आंसर को हमारे सामने पेश किया। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, पेपर में आया हुआ है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आपको अपने सही आंसर को यहां पर बताना होगा, ठीक है। जल्दी से आपको बताना होगा कि भारत के अंदर गांधी जी
आगमन कब करते हैं, गांधी जी भारत के अंदर वापसी कब करते हैं, और चारों ऑप्शंस को देखते हुए आप लोग अपने सही आंसर यहां पर हमारे सामने बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं बच्चे? गांधी जी साल 1915 में आप देखते हैं कि भारत आते हैं, और 9 जनवरी को गांधी जी भारत आते हैं, अगर डेट भी आपसे पूछ ली जाए तो। अगला मतलब सवाल आपके सामने पूछा जाता है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, एबीसीडी करके बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है ना, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर को दे रहे हैं कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्य का रास्ता, जटिलता का रास्ता, किसानों का रास्ता या फिर मजदूरों का रास्ता। और बहुत प्यारे तरीके से आप सारे बच्चों के आंसर्स यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं। जल्दी बताइएगा, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी बताइए। एबीसीडी करके हमारे आंसर्स आ रहे हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे सत्य का रास्ता, यानी कि सच का रास्ता। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह या फिर आंदोलन किए थे, और वो वहां पर किस बात के खिलाफ विरोध कर रहे थे? वो रॉबर्ट मुगाबे करके एक आदमी था, उसका विरोध कर रहे थे, माइक टाइसन का विरोध कर रहे थे जो बॉक्सिंग करते हैं, नेल्सन मंडेला जी का कर रहे थे, या फिर रंगभेदी जो अंग्रेजों की सरकार थी उसका विरोध कर रहे थे। चार ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से आप बताइएगा कि यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। सर दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने आंसर को दिया कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए हैं, और दक्षिण अफ्रीका में वहां की जो रंगभेदी सरकार थी, जो गोरे कालों के बीच में डिफरेंसेस किया करती थी ना, उसी के खिलाफ गांधी जी विरोध करते हैं। अगला सवाल, चंपारण आंदोलन का उद्घोष कब हुआ है? पेपर में साल 1916 लिखा है, वो सही नहीं है, याद कर लीजिएगा। चंपारण आंदोलन का उद्घोष कब हुआ है, ये आपके सामने आप देखते हैं दोस्तों के चार ऑप्शंस हैं, और जल्दी से आप सभी बच्चों को अपने सही आंसर को हमारे सामने बताना है। फटफट फटफट कर आप लोग अपने आंसर्स को दे रहे हैं, बता दीजिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके आंसर्स यहां पर हमारे सामने आने लग गए हैं। बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमने देखा दोस्तों कि जो चंपारण का ये जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत साल 1917 के अंदर हमें होती हुई दिखी, और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल, ये जो तीन कठिया प्रणाली रही थी मेरे भाई, ये किन पर लागू हुआ करती थी? ये जो तीन कठिया प्रणाली थी, ये आखिर किन पर लागू होती थी? उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, या फिर किसानों पर? जो तीन कठिया प्रणाली थी, ये किन पर लगा करती थी? ये सवाल आपके सामने है, और जल्दी से आप सभी लोग अपने सही आंसर को यहां पर हमारे सामने बताएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के आंसर्स यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। तो हमारी ये जो तीन कठिया प्रणाली है, इसकी शुरुआत किसानों पर होती थी, और किसानों से 15% जमीन पर नील की खेती कराने को ही हम लोग तीन कठिया प्रणाली के नाम से जाना करते हैं। अगला सवाल है, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि चंपारण के आंदोलन में नेता कौन थे? किन्होंने उस चंपारण के आंदोलन को लीड किया था या फिर उसका नेतृत्व संभाला था? नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस साहब, या फिर भगत सिंह जी? चार ऑप्शंस आपके सामने, चारों ऑप्शंस को देखिए और बता दीजिए कि यहां पर दिए गए ऑप्शंस में कौन सा आपको सही लगता है। फट 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 जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए। बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने अपने सारे बिंदुओं को एक एक कर आपके सामने रख दिया। बहुत बढ़िया। टाइम कंप्लीट हुआ। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों कि जो हमारा चंपारण था, इसके अंदर गांधी जी पहुंचते हैं, और गांधी जी के पहुंचने से ही ये जो आंदोलन था, ये हमें बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है। अगला सवाल, गांधी जी का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा रहा है, ये पूछा जा रहा है। साबरमती, दांडी, खेड़ा, या फिर चंपारण? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन, सबसे पहला सफल आंदोलन कौन सा है, ये पूछा जा रहा है, और जल्दी से आपको अपने आंसर को यहां पर देना है। सर जी आप कक्षा 10वीं 11वीं में नहीं पढ़ाते? नहीं, 11वीं में नहीं, 12वीं में पढ़ा रहे हैं। जल्दी बताइए, गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कब प्रारंभ किया? चार ऑप्शंस को अपन लोग देख रहे हैं, और जल्दी जल्दी से आप सभी लोग अपने सही आंसर को बता रहे हैं। बहुत प्यारा सवाल है, पेपर के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखता है। तो हम लोग अगर देखें दोस्तों कि गांधी जी ने जो सबसे पहला अपना किसान आंदोलन किया, वो चंपारण के अंदर किया है, और जो ये सबसे पहला सफल आंदोलन कहा जाता है। एक और सवाल देखते हैं मेरे दोस्तों। पूछा जा रहा है कि जो खेड़ा का आंदोलन था, वो किस चीज पर आधारित था? जो खेड़ा का आंदोलन था, वो कौन लोग कर रहे थे? किसान, मजदूर, जमींदार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? खेड़ा के अंदर जो साल 1918 में आंदोलन किया जाता है, वो किन लोगों के जरिए किया जा रहा है? इस आंसर को आपको हमारे सामने यहां पर पेश करना है। जल्दी से बता दीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर आ रहा है, और हमारा हर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहा है। तो जो खेड़ा का आंदोलन है, वो विशेषकर हम देखें दोस्तों कि जो वहां के किसान थे ना, उनके जरिए किया गया था, और ऑप्शन ए हमारा यहां पर बिल्कुल सही हमें देखने को मिला। बहुत बढ़िया। तो यहां तक की जो हमारी बातचीत थी उसको हम लोग समझ गए,
और हमने ये देखा कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर ना गांधी जी के आ जाने के बाद एक तरीके से विश्वास पैदा हो गया। भारत के लोग पहले अंग्रेजों से घबरा रहे थे, भारत के लोगों में प्रथम विश्व युद्ध में सिर्फ गुस्सा था, इस गुस्से को सही दिशा देने वाला आदमी आ चुका था और गांधी जी ने उस दिशा को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। हमने चंपारण का आंदोलन किया, अंग्रेजों से अपनी बातें मनवाई। हमने अहमदाबाद का आंदोलन किया, हमने फैक्ट्री मालिकों से अपनी बातें मनवाई। हमने खेड़ा का आंदोलन किया और अंग्रेजों से अपनी बातें मनवाई। भारतीयों के दिल में जो अंग्रेजों के प्रति डर था ना, वो खत्म हो गया और अंग्रेजों ने भी ये देखा कि भारत के लोग हमसे डरते नहीं है भाई। अंग्रेजों ने भी इस बात को नोटिस किया कि अंग्रेजों ने इस बात को महसूस कर लिया और नोटिस किया कि भारत के लोगों में जो डर था ना, वो खत्म हो चुका है और भारत के लोग आंदोलन करते हैं, अपनी बातें मनवा लेते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि कुछ करना पड़ेगा। टाइम आता है साल 1919 का। साल 1919 में अंग्रेज एक कानून बनाते हैं और इस कानून को क्या बोला जाता है? इस कानून को रोलेट एक्ट कहा जाता है। एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है कानून। इस कानून में यह बात बोली जाती है कि भैया अगर अंग्रेजों को किसी भी भारतीय पर संदेह हुआ या फिर अंग्रेजों को किसी भी भारतीय पर शक हुआ तो अंग्रेज सीधा आपको जेल में डाल देंगे। और कब तक के लिए डाल देंगे? सीधा आपको 2 साल तक के लिए जेल में डालने की बात इस कानून के तहत की गई थी, जिसे रोलेट एक्ट कहा गया कि 2 साल तक के लिए आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। और जब यह कानून लागू किया तो भारतीयों के दिल में गुस्सा आया। पहले तो तुम लोग हमारे देश की जमीन पर रहते हो, हमें गुलाम बनाकर रखते हो, हमें अधिकार नहीं देते हो, हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमें एक कानून बनाकर तुम रोक रहे हो। तो पूरे भारत के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों कि गांधी जी इस कानून के विरुद्ध में क्या करते हैं? आंदोलन करने की बात करते हैं। और भारत के अंदर पूरे के पूरे भारत के जितने भी बड़े शहर थे वहां पर लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इस रोलेट एक्ट का विरोध करते हैं। अच्छा, जो रोलेट कानून था इसको गांधी जी ने काला कानून भी कहा था। क्या बोला था बेटा? ये जो हमारा रोलेट कानून था इसको गांधी जी के जरिए काला कानून भी बोला गया था। क्यों बोला था गांधी जी ने इसको काला कानून? काला जो रंग होता है ना, ये एक शोक का रंग होता है, गम में डालने वाला रंग होता है। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो ये कानून था ना, ये भारत के लोगों को गम में ले जाने वाला कानून है और इसीलिए गांधी जी ने इसे काले कानून के नाम से संबोधित किया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पूरे भारत के अंदर लोग रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं और भारत के हर शहर के अंदर, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, हमारे हर शहर के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि हमें इसी तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है और इसी विरोध से संबंधित जो हमारी चीजें हैं उसको हम लोग यहां पर अच्छे तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे ये बिंदु हैं इनको हम लोग एक एक कर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और आगे की कहानी को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हुआ क्या कि भैया हमने ये देखा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इस बात को देख रहे हैं कि भारत के अंदर रोलेट एक्ट या फिर ये जो कानून था जिसके तहत भारत के लोगों को जेल में डालने की बात थी, इसको लागू किया गया और पूरे भारत के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि लोग हड़ताल कर रहे हैं, यानी कि सड़कों पर आए हुए हैं। भारत के अंदर आप देखें दोस्तों कि 10 अप्रैल 1919 की तारीख है। पंजाब का जो हमारा एक शहर है अमृतसर, वहां पर बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने क्या किया दोस्तों कि पुलिस पर गोलियां चला दी और इसी वजह से अंग्रेजों ने उस पूरे शहर के अंदर क्या कर दिया? मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब क्या है कि उस पूरे शहर के अंदर कर्फ्यू लगा दिया। सर कर्फ्यू मेरे को समझ में नहीं आता, बताओ। अरे लॉकडाउन याद है, जब कोरोना आया था तो लॉकडाउन लगा दिया गया था। कुछ ऐसी ही कहानी आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये पंजाब का हिस्सा था ना, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था और इस कर्फ्यू को लगाने की वजह क्या थी? इस कर्फ्यू को लगाने की वजह थी कि जो भारत के लोग हैं उनको विरोध करने का मौका नहीं मिला और पूरे के पूरे पंजाब को संभालने की जिम्मेदारी इस आदमी को दे दी थी जिसका नाम था जनरल डायर। अब क्या होता है, इसकी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाना शुरू करेंगे और अच्छे तरीके से यहां पर हम लोग समझते हैं। तारीख है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 का दिन है। उस दिन पंजाब के अंदर ना बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था, तो लोग बहुत अच्छे खुशी से बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। चलो भैया बैसाखी का त्यौहार है और लोग रोलेट एक्ट का विरोध भी कर रहे थे। पंजाब के अमृतसर में ना एक पार्क है, एक बाग है जिसको जलियांवाला बाग कहा जाता है। इस बाग में 3 तरफ से दीवारें आपको दिख रही हैं और एक तरफ से आने जाने का रास्ता हमें दिखता है। भीड़ इस बाग के अंदर जमा हुई थी और यहां पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। अचानक इस बाग के अंदर पुलिस आ जाती है या फिर अंग्रेजी सेना आ जाती है और ये अंग्रेजी सेना क्या करती है दोस्तों कि निहत्थे लोगों पर हमला करती है और ये जो जनरल डायर है ये ऑर्डर देता है, क्या ये ऑर्डर देता है कि शूट कर दो, गोलियां मार दो। और इस भीड़ के अंदर बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, इसके अंदर हमारे बुजुर्ग भी थे, इसके अंदर नौजवान भी थे, है ना। इसमें हमारे हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोग शामिल थे
उन सभी पर गोलियां चलवा दी गई। और इस गोलाबारी में आप देखते हैं दोस्तों कि लगभग अंग्रेजों के हिसाब से 800 लोगों की मौत हुई थी, भारतीयों के हिसाब से संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। ये जो लोग मरे, इनकी गलती क्या थी? क्या ये कुछ गलत काम कर रहे थे? नहीं, ये तो वहां पर शांति प्रिय तरीके से मौजूद थे, कुछ गलत काम भी नहीं कर रहे थे, कोई हथियार भी इनके खिलाफ इनके पास नहीं थे। सिर्फ अंग्रेजों ने ना भारतीयों में डर बनाने के लिए इस हत्याकांड को किया। और ये जो हत्याकांड हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे लोग आपको मरते हुए देखने को मिले, इसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि जो जनरल डायर था, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है ना, कि जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनती है और उस कमेटी को हम लोग हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। ये हंटर कमेटी ये जांच करने के लिए बनाई गई थी, या फिर हंटर समिति भी इसे बोला जाता है, जिसका मतलब था कि भैया चेक करो कि जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ था इसकी जिम्मेदारी किसकी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अब भारतीयों के दिल में गुस्सा और ज्यादा भर चुका है। भारत के लोग अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं कि हम विरोध करते हैं तो ये रोल एक्ट कानून लेकर आते हैं, हम रोल एक्ट कानून का विरोध करते हैं तो ये हम पर गोलियां चलाते हैं और हमको मारते हैं। भारत के अंदर भारत का हर नेता, भारत के अंदर भारत का हर व्यक्ति, भारत के अंदर भारत का हर इंसान गुस्से में था। और इसी काल अवधि में भारत के अंदर दो बड़े आंदोलन आपको शुरू होते हुए दिखेंगे, और इन दोनों आंदोलनों की जो पूरी पूरी कहानी है उसको हम लोग यहां पर एक एक कर आपके सामने डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग सबसे पहले आप सभी के साथ एक आंदोलन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और इस आंदोलन को हम लोग क्या जानते हैं बेटा? इस आंदोलन को हम लोग कह रहे हैं खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। अब सबसे पहले ये खिलाफत आंदोलन शुरू कब हो रहा है इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। ये खिलाफत आंदोलन साल 1919 के अंदर शुरू हुआ, और इस खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले कौन लोग हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। इस आंदोलन को शुरू किया है दो भाइयों ने, जिनको हम लोग अली बंधु के नाम से जानते हैं। बंधु का मतलब होता है ब्रदर्स। एक का नाम आप देखते हैं दोस्तों कि क्या है, एक का नाम है मोहम्मद अली और दूसरे का नाम है शौकत अली। तो ये दो भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों भाइयों ने भारत के अंदर ये जो खिलाफत आंदोलन है ये शुरू किया। अब ये खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों किया गया था, इसकी समझ के लिए हमें प्रथम विश्व युद्ध वाले बिंदु पर जाना होगा। देखो, जब दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर एक तरफ आपको ऑटोमन साम्राज्य या फिर तुर्की देश दिख रहा था, और उस तरफ दूसरी तरफ हमारे पास अंग्रेज हुआ करते थे। अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन ऑटोमन साम्राज्य था, और ऑटोमन साम्राज्य का भी सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज थे। प्रथम विश्व युद्ध साल 1918 में खत्म हुआ, और इस लड़ाई को कौन जीत गए? इस लड़ाई को आप देखते हैं दोस्तों कि जो ये मित्र राष्ट्र थे या फिर जो धुरी राष्ट्र थे या फिर जो अंग्रेज थे वो जीत गए। और अंग्रेजों ने इस लड़ाई को जीतने के बाद बोला कि भैया अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेजों ने बोला कि जिनको हमने हराया है ना, अब हम उन सारे देशों को तोड़कर रख देंगे, अब हम उन सारे देशों को क्या कर देंगे, तबाह कर रख देंगे, और उन देशों के सारे शासन व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। अंग्रेजों की नजर ऑटोमन साम्राज्य पर भी थी या फिर तुर्की भी थी, और तुर्की के अंदर एक आदमी रहा करते हैं जिनको खलीफा बोला जाता है। खलीफा कौन है? जैसे हमारे हर एक धर्म के अंदर सबसे बड़े धार्मिक नेता होते हैं, जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्य होते हैं, जैसे हमारे ईसाई धर्म के अंदर आपको पोप देखने को मिलते हैं, ऐसे ही मुस्लिम धर्म का जो सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता है उसको खलीफा कहा जाता है। और ये जो खलीफा भाई साहब थे ये तुर्की में रहते थे। अंग्रेजों ने कहा कि हम तुर्की देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे और जो खलीफा का पद है ना वो भी समाप्त कर देंगे। जब ये वाली बात भारत पहुंची कि भैया अंग्रेज तुर्की को खत्म कर रहे हैं, तुर्की देश को तोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये वाली बात भारत पहुंची कि खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा है तो भारत के लोगों में गुस्सा आया, और खलीफा के पद को बचाने के लिए आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जो खलीफा जी थे उनके पद को बचाने के लिए भारत के अंदर क्या किया गया, खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया साल 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने। और इस आंदोलन को आप देखते हैं दोस्तों कि साल 1924 में समाप्त भी कर दिया गया था। यह आंदोलन जो समाप्त हुआ, क्या ये एक सफल आंदोलन था? नहीं भाई, ये एक असफल आंदोलन था, ये एक फेल आंदोलन था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने साल 1924 में खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों ने तुर्की देश को भी तोड़ दिया और जो खलीफा का पद था ना उसे भी समाप्त कर दिया। तो जब खलीफा का पद ही नहीं रहा, जब खलीफा की पोस्ट ही नहीं रही, तो फिर खिलाफत आंदोलन को भी समाप्त किया गया। हाँ, गांधी जी का यह मानना था, क्या गांधी जी का यह मानना था कि भारत के मुसलमान जो इस खिलाफत आंदोलन में जुड़े हुए हैं, अगर भारत के हिंदू भाई भी इसमें क्या करें, अगर इसमें भारत के हिंदू भाई भी जुड़ जाएं तो इसके जरिए हम हिंदू मुस्लिम एकता को जरूर कर सकते हैं, हिंदू और मुसलमानों को नजदीक ला सकते हैं। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का पूरा पूरा समर्थन किया था। अब इसी काल अवधि में
भारत के अंदर ना आप देखते हैं दोस्तों कि एक और बड़े आंदोलन की शुरुआत होती हुई दिखती है, और इस आंदोलन को हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से समझने की कोशिश करते हैं। और ये असहयोग आंदोलन कब आया, कैसे आया, और इस असहयोग आंदोलन की पूरी जो पृष्ठभूमि है उसे हम लोग यहां पर अच्छे तरीके से आपके सामने डिस्कस करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा खिलाफत आंदोलन था, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और इस आंदोलन के संदर्भ में हमारे क्या बिंदु थे, उनको हमने एक एक करके डिस्कस किया। अब साल 1920 के आसपास का समय आ चुका है, और साल 1920 के आसपास के समय में ना हमें कुछ और चीजें यहां पर आती हुई दिखती हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। सर, जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरदार उधम सिंह जी भी तो, हाँ बिल्कुल। अब यहां पर हम लोग अच्छे तरीके से देखें कि ये जो हमारा असहयोग आंदोलन आपको देखने को मिलता है ना, ये भारत के अंदर शुरू किया जाएगा। और गांधी जी का ये मानना रहा था, और गांधी जी के दिमाग में ये आइडिया बहुत पहले ही आ गया था। कब? कि साल 1909 में गांधी जी जब अफ्रीका के अंदर हुआ करते थे, साउथ अफ्रीका में, तो गांधी जी ने एक पुस्तक को लिख डाला और उसको हिंद स्वराज पुस्तक कहा जाता है। इस पुस्तक में गांधी जी ने बताया कि भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, हम अंग्रेजों की बातों को मानते हैं, और इसीलिए अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंदर किन की संख्या ज्यादा थी, अंग्रेजों की या फिर भारतीयों की? भाई, अंग्रेज रहे होंगे मुश्किल से 50-60 हजार, और भारत के लोग लाखों थे। तो ये चंद हजार लोगों ने लाखों लोगों पर शासन क्यों कर रहा था? क्योंकि हम अंग्रेजों की बातों को मान लेते थे, हम अंग्रेजों के साथ क्या करते थे, सहयोग करते थे, अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। अंग्रेज भारत के अंदर आए, शासन कर लिया। अंग्रेजों ने कहा कि कल से तुम्हारी जमीन हमारी हुई। जी भाई साहब, जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। कल से तुम जंगल में नहीं जाओगे, तुम्हारे जंगल हमारे हुए। जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कल से नमक के ऊपर तुमको टैक्स देना होगा। जी, जैसा आप बोलते हैं वैसा हम कर लेंगे। कल से तुम क्या करोगे, हमारी सेना में काम करोगे हमारे लिए। जी जी, हम आपके साथ ही सारा काम करेंगे, तुम हमारे साथ ही व्यापार करोगे। भारत के लोग अंग्रेजों की बातों को मानते रहे, अंग्रेजों के साथ सहयोग करते रहे, और इसीलिए आप देखते हैं दोस्तों कि गांधी जी का यह मानना था कि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, क्योंकि हम अंग्रेजों की बातों को माने जा रहे थे। जो अंग्रेज कहते उस बात को हम लोग माने जा रहे थे, और यह बिल्कुल गलत बात थी, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि यह बात बिल्कुल गलत बात थी कि हम अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, और इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया था, इसीलिए अंग्रेजों ने पूरे के पूरे भारत को आप देखते हैं दोस्तों कि गुलाम बना लिया था। तो गांधी जी ने बोला कि अगर भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें, 1 साल के अंदर ही हमें स्वराज मिल जाएगा। स्वराज का मतलब कि हमारे देश के अंदर हमारा राज होगा, हमारा कब्जा होगा। और गांधी जी का यह मानना था कि अगर हम लोग अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें, उनके साथ किसी भी तरीके से कोई कांटेक्ट ना बनाए, तो अंग्रेजों के पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा, और अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ जाएगा, और भारत को आप देखते हैं दोस्तों कि हमें आजादी मिलते हुए देखने को मिलेगी। अब इस आंदोलन के अंदर क्या क्या पृष्ठभूमि और क्या क्या बिंदु और क्या क्या चीजें होते हुए देखने को मिल रही हैं, उनको हम लोग एक एक कर आपके सामने यहां पर देखते हैं। और असहयोग आंदोलन के सारे जो बिंदु है ना, उनको हम लोग यहां पर एक एक कर समझने की शुरुआत कर लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन जो है, उस पूरे के पूरे बिंदु को हम लोग यहां पर आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये हमारा भारत का एक बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसकी शुरुआत हमें होती हुई देखने को मिल रही है, और इसकी शुरुआत साल 1920 में हमें होती हुई देखने को मिलती है। इस आंदोलन में सबसे पहली बात ही की जाती है कि भारत के जो शहरों में रहने वाले लोग थे, वो इस आंदोलन के लिए कुछ अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। शहरों में जो रहने वाले लोग थे, जो अंग्रेजों के लिए नौकरियां करा करते थे, उन्होंने अपनी नौकरियों को छोड़ दिया। जो अंग्रेजी सेना में काम करते थे, उन्होंने अंग्रेजी सेना को छोड़ दिया। जो अंग्रेजी पुलिस में काम करते थे, उन्होंने अंग्रेजी पुलिस के लिए काम करना बंद कर दिया। जो अंग्रेजों की वकालत करते थे, उन्होंने अंग्रेजी वकील थे, उन्होंने अंग्रेजों के लिए वकालत करनी है ना, जो करनी बंद कर दी। जो हमारे टीचर्स थे, जो अंग्रेज कॉलेज में पढ़ाते थे, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। और जो हमारे छात्र थे, है ना, जो हमारे स्टूडेंट्स अंग्रेजी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, उन्होंने स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। तो हर एक तरीके से शहर के लोगों ने सहयोग करना बंद किया। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि जो ये सहयोग था, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है दोस्तों, ये धीरे धीरे हमें कमजोर होता हुआ दिखता है। कब कमजोर होता हुआ दिखता है? कि शहर के अंदर ये आंदोलन कमजोर होता है। साल 1921 तक आते आते ये आंदोलन कमजोर होता है। और उसी के साथ साथ जो हमारे व्यापारी लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों से व्यापार करना भी बंद कर दिया, है ना। ये सारी चीजें हुई। अब हुआ क्या कि भारत के लोगों ने अंग्रेजों से सहयोग करना बंद कर दिया, बिजनेस करना बंद कर दिया, हर चीज करनी बंद कर दी। इसी के साथ साथ अगर आप देखें कि अब जो आदमी क्या है दोस्तों कि टीचर है, उसने नौकरी छोड़ दी, मगर उसे अपने परिवार को पालना है, उसे अपनी जरूरतों को पूरा करना है। और कब तक ये आंदोलन चलेगा पता ही नहीं था। तो 1 साल तक इस आंदोलन में शामिल होने के बाद भारत के जो टीचर्स थे, उन्हें ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करना पड़ा, ताकि वो अपने परिवार को पाल सकें।
भारत के अंदर उतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं थी, हमारे देश के अंदर उतने अच्छे कॉलेज नहीं थे भारतीयों के कि जहां पर हमारे बच्चे पढ़ सकते। तो ना चाहते हुए भी भारत के छात्रों ने क्या किया, दोबारा से अंग्रेजी कॉलेजेस में जाना शुरू किया। पुलिस की नौकरी भी दोबारा ज्वाइन की गई, सेना की नौकरी भी दोबारा ज्वाइन की गई, और धीरे धीरे जो आंदोलन था ये कमजोर हुआ। उसी के साथ साथ भारत का जो सामान बिकता था, भारत के अंदर जो हमारी खादी कपड़े बिकते थे ना, वो थोड़े महंगे हुआ करते थे, और अंग्रेजी जो कपड़ा था वो बहुत ज्यादा सस्ता हुआ करता था। भारतीय कपड़ा महंगा था और अंग्रेजी कपड़ा सस्ता था। तो भारत की गरीब जनता चाहती तो थी कि हम अंग्रेजी कपड़े को ना खरीदें, लेकिन वो महंगा था। तो ना चाहते हुए भी आप देखते हैं भारत के लोग चाहते थे कि हम खादी के कपड़े को खरीदें, लेकिन खादी महंगी थी, देश का कपड़ा महंगा था, तो अंग्रेजी कपड़े को हमने खरीदा, जिससे यह आंदोलन हमें शहर के अंदर कमजोर होता हुआ देखने को मिला। इसी के साथ साथ हमें कुछ और चीजें भी होते हुए देखने को मिलती हैं। क्या हम यहां पर देखते हैं दोस्तों कि ये जो आंदोलन था ना, ये इसी वजह से बड़ी संख्या में हमें कमजोर होता हुआ दिखा कि जो शिक्षक थे और जो छात्र थे वो दोबारा कॉलेजेस जाना पड़ गया उनको। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो वकील थे वो भी अपने काम पर लौटे, और शहरों के अंदर यह आंदोलन जो बहुत तेजी के साथ फैला था, धीरे धीरे सुस्ती या फिर कमजोरी में हमें जाता हुआ देखने को मिला। तो शहर के अंदर यह आंदोलन किस तरीके से रहा और इस आंदोलन की पूरी कहानी क्या रही, इसको हमने आपके सामने यहां पर रख दिया। इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज देखने को मिलती है, और वो क्या है कि हमारे देश के अंदर ना हमारे जो किसान भाई थे वो इस आंदोलन से क्या समझते हैं, और किसान भाइयों के लिए यह आंदोलन किस तरीके से था उसको समझते हैं। यूपी के अंदर एक जगह है जिसको हम लोग अवध कहते हैं। अवध के अंदर एक आदमी रहा करते थे जिनको बाबा रामचंद कहा जाता था। और बाबा रामचंद जी जो थे वो एक तरीके से क्या थे बेटा कि पहले एक सन्यासी थे, है ना, बाद में एक सन्यासी बनते, पहले एक मजदूर हुआ करते थे, है ना। तो ये बाबा रामचंद जी हैं, ये अवध यूपी का जो इलाका है वहां पर हुआ करते थे। और आप देखते हैं दोस्तों कि ये एक क्या थे, एक मजदूर थे जो फिजी देश में काम करते थे, फिर वापस अवध में आकर ये एक सन्यासी बन जाते हैं। अवध के किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। किस बात से परेशान थे? अवध के किसान परेशान थे मालगुजारी से, कि जितना पैसा तय होता है उतना पैसा मिलता ही नहीं है, या फिर उनसे बिना पैसे के काम कराया जाता है। तो भारत के अंदर जो अंग्रेज लोग थे, या फिर भारत के अंदर जो बहुत सारे हमारे बड़े बड़े जमींदार थे, भारतीय जमींदार, वो अवध के किसानों को लूट रहे थे, काम कराते थे मगर पैसा नहीं देते थे। साल 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी को यह बात पता चली, और नेहरू जी अवध के गांव में जाते हैं और वहां के किसानों की क्या करते हैं, नेहरू जी समस्या को सुनने की कोशिश करते हैं। और अक्टूबर के महीने में साल 1920 में एक किसान सभा आयोजित की जाती है जिसे अवध किसान सभा कहा जाता है। इस अवध किसान सभा में यह बात रखी जाती है, जिसमें नेहरू जी भी हैं, बाबा रामचंद जी भी हैं, कि नेहरू जी कहते हैं कि आप परेशान हैं, आप अपने आंदोलन को देश के सबसे बड़े आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दीजिए। और जितने भी अवध के ये किसान थे, ये सारे के सारे किसान क्या करते हैं, ये अवध के सारे किसान गांधी जी और उसी के साथ साथ नेहरू जी के साथ मिलकर ये जो हमारा असहयोग आंदोलन था ना उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब इसी कालखंड में अगर हम लोग ध्यान से देखें, है ना, इसी कालखंड में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें हमारे जो आदिवासी किसान थे वो किस तरीके से थे उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब आदिवासी किसानों के संदर्भ में कि जो हमारे आदिवासी है जो जंगल में रहते हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़े आदमी रहे हैं जिनको क्या बोला जाता है बेटा, जिनको हम लोग बोलते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू करके एक आदमी है जो आपको दिखते हैं कहां, ये उनका चित्र है। और जो आरआरआर मूवी आपने देखी होगी, है ना, उस आरआरआर मूवी में रामचरण ने जो कैरेक्टर अदा किया था वो अल्लूरी सीताराम राजू जी का ही था। अल्लूरी सीताराम राजा जी साल 1922 में एक आंदोलन शुरू करते हैं जिसे रंपा आंदोलन कहा जाता है। इनका मानना था कि हम अंग्रेजों से ना लड़कर क्या करेंगे, अंग्रेजों से लड़कर अपने देश को आजाद कराएंगे। और जब भारत के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम पर अल्लूरी सीताराम राजू जी हथियार उठाकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इनको पकड़ा और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि इनको फांसी दे दी गई थी। और बहुत समय तक आप देखते हैं दोस्तों कि फिर ये आंध्र प्रदेश के अंदर रहा करते थे और वहां के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। अच्छा, ये जो हमारे आदिवासी किसान थे, इन लोगों का ये मानना था, और ये गांधी जी की विचारधारा से पूरे तौर पर सहमत नहीं थे। इन लोगों का ये मानना था, हमारे जो ये आदिवासी लोग थे, इनके लिए आजादी, स्वराज का मतलब कि इन लोगों के लिए आजादी यही थी कि इनको इनके जंगलों में जाने की आजादी मिल जाए और ये अपने जानवरों को चरा सकें और अपने फल फूल जो है जानवरों से, पेड़ों से हासिल कर सकें। और इसी वजह से जो हमारे आदिवासी लोग थे ये क्या करते हैं बेटा, ये ना विद्रोह हो जाते हैं, विद्रोही हिंसक आंदोलन करना शुरू करते हैं और ये गुरिल्ला युद्ध करते हैं। गुरिल्ला युद्ध का मतलब कि छुपकर अटैक करते थे अंग्रेजों पर और उसके जरिए क्या करते थे, पूरे तौर पर जीत को हासिल करने की कोशिश करते थे।
अब ये जो आदिवासी लोग रहे, इन लोगों ने क्या किया दोस्तों कि अंग्रेजों के साथ अटैक किया। जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा है तो जो हमारे असहयोग आंदोलन के लोग थे ये हमले कर 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 अंग्रेजों से लड़ रहे थे और अंग्रेजों ने इनके ऊपर भी बहुत सारे हमले किए थे। ये गुरिल्ला वॉर, गुरिल्ला वॉर का मतलब जैसे पेड़ है, छुप कर आते, हमला करते और फिर छिप जाते, इस तरीके की गुरिल्ला लड़ाइयां हमारे असहयोग आंदोलन के अंदर आदिवासी लोग कर रहे थे। इसी कालखंड में हमारे बागान में काम करने वाले मजदूर थे। बाग समझते हैं आप, बाग जिसमें जैसे हमारे फलों के बाग होते हैं, है ना, ऐसे ही कॉफी चाय के भी बाग होते हैं और उसमें हमारे बहुत सारे मजदूर हुआ करते थे। अंग्रेजों ने साल 1859 में एक कानून बनाया और यह बोल दिया कि अगर कोई भी भारत का मजदूर अंग्रेजों के बाग में काम करने आ गया तो अब वो जिंदगी भर बाग में ही रहेगा, घर नहीं जा सकता और इनको घर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस बात से भारत के जो मजदूर थे वो बहुत परेशान थे और जब यह खबर फैली साल 1920 में कि भैया देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है, तो हमारे इन बेचार मजदूरों के लिए आजादी यही थी कि बस ये घर भाग जाएं, कि अपने घर चले जाएं। और ये सभी लोग क्या करते हैं, ये सभी लोग बागों से निकलते हैं। बागों से निकलकर आप देखते हैं दोस्तों कि ये सड़कों पर आते हैं, मगर सड़कों पर आने के बाद पता चलता है कि उस टाइम पर हड़ताल थी, पूरे देश में हर चीज बंद थी। तो इन बाग में काम करने वाले मजदूरों को पकड़ लिया जाता है और इनको वापस बागों में ले जाया जाता है। तो इन बेचारों के लिए, बाग में काम करने वाले मजदूरों के लिए आजादी का मतलब बस यही था कि ये अपने देश में जा सकें। अच्छा, फिर ये जो हमारा पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन था, ये एक घटना के साथ आप देखते हैं दोस्तों कि समाप्त होता है और ये घटना है साल 1922 की। साल 1922 में आपको देखने को मिलता है दोस्तों की एक बहुत बड़ी घटना होती है जो यूपी के गोरखपुर इलाके में हमें होती हुई देखने को मिलती है। और यूपी का ये जो गोरखपुर इलाका है, यहां पर चौरा चौरी करके एक क्षेत्र है। यहां पर एक पुलिस थाना था और इस पुलिस थाने के अंदर और बहुत सारे जो हमारे भारतीय प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में झड़प हो गई, लड़ाई हो गई, है ना। और इस लड़ाई में भारत के लोगों ने अंग्रेजी पुलिस वालों को और कुछ भारतीय पुलिस वालों को भी मार दिया। अब भारत के लोगों ने हिंसा कर दी, हिंसा। गांधी जी हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं मगर हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब यह खबर साल 1922 में गांधी जी तक पहुंची तो गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और भारत का एक बहुत बड़ा आंदोलन जो साल 1922 में हमें शुरू होता हुआ देखने को मिला था, कुछ इस हिंसात्मक घटना की वजह से हमें समाप्त होता हुआ देखने को मिला। चलो कुछ क्वेश्चंस आपके साथ करते हैं। अब तक के जितने भी बिंदुओं को हमने पढ़ा है इनको आपके सामने एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर आपके सामने है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस तिथि को आप देखते हैं दोस्तों कि शुरू किया गया? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या फिर 16 अप्रैल 1919? फटफट कर आप लोग अपने आंसर्स को यहां पर बताएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग अपने आंसर्स को हमारे सामने यहां पर रख देंगे एबीसीडी करके। ये कुछ बहुत ही बेहतरीन आंसर्स हमारे सामने आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जल्दी बताइएगा, है ना। और बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों के आंसर्स आने लग गए हैं। हमारा हर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर को दे रहा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हमें होता हुआ देखने को मिला। अगला सवाल पूछते हैं, पूछा जा रहा है, पेपर में आया हुआ सवाल है कि जो रोलेट एक्ट था ये अंग्रेजों ने क्यों लागू किया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए या फिर कालाबाजारी रोकने के लिए? कि आखिर अंग्रेजों ने इस कानून को भारत के अंदर लागू ही क्यों किया था? ये चार ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं और जल्दी से आप सभी लोग अपने सही आंसर के सही ऑप्शंस को यहां पर बताएंगे, जल्दी बताइएगा बेटा, है ना। तो यहां पर हमने देखा कि जो ये रोलेट एक्ट था जो अंग्रेजों के जरिए जारी किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के लोगों पर अंकुश लगाया जा सके, कि भारत के लोग जो विरोध करते हैं, है ना, इनको घरों में बैठा के रखा जाए और इसीलिए इस आंदोलन को लागू किया गया। अगला है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके जरिए लिखी गई? नेहरू जी, पटेल साहब, आजाद साहब, गांधी जी या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी। चार ऑप्शंस हैं, जल्दी बता दीजिए कि जो ये हिंद स्वराज पुस्तक है ये किस व्यक्ति विशेष के जरिए लिखी गई है। और चारों ऑप्शंस को हम लोग देख पा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अपने इन सारे बिंदुओं को समझ पा रहे हैं। तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है और साल 1909 में लिखी है ना। अगला सवाल हमारे सामने है, अगले सवाल को देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? पेपर में आया हुआ सवाल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? सर ये बिहार बोर्ड के लिए भी है। देखिए, आप चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप यूपी के हो, राजस्थान के हो, झारखंड के हो, या फिर आप रशिया बोर्ड के हो, यूक्रेन बोर्ड के हो, या फिर आप जर्मनी बोर्ड के हो, या फिर कनाडा के, या फिर आप मंगल बोर्ड के हो, या फिर आप शनि बोर्ड के हो, या फिर आप बृहस्पति बोर्ड के हो, या फिर आप चंद्रमा बोर्ड के हो, सारे बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर मौजूद है और सारे बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर आता है, ये सवाल भी आते हैं इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहां पर हमने अपने इस बिंदु को देखा और बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि ये जो हमारा असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत साल 1920 में अपन को होती हुई देखने को मिली है। अगला सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा बिंदु है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि साल 1920 में ये जो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र जी जो थे यहां पर एक मीटिंग करते हैं, वो कौन सी सभा को आयोजित करते हैं? किसान सभा, शोषित सभा, अवध किसान सभा या फिर भारत के किसान। 4 ऑप्शंस आपने देख लिए और जल्दी से आप सभी लोगों को अपने सही आंसर को यहां पर बताना है, जल्दी बताइएगा, है ना। ओए होए 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 होए, क्या ही आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके आंसर हमारे सामने यहां पर आने लग गए हैं और हमारा हर बच्चा बहुत प्यारे तरीके से अपने आंसर को दे रहा है। तो अगर हम लोग देखें, अक्टूबर साल 1920 में नेहरू जी और बाबा रामचंद्र जी के बीच द्वारा जो ये पूरा का पूरा आंदोलन किया गया था, इसे हम लोग अवध किसान सभा के नाम से पुकार रहे हैं। बहुत बेहतरीन। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इसकी जांच के बाद किस चीज का गठन किया गया था? इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और जल्दी से आप लोग अपने आंसर को बताइए। सर आप 11वीं में पीसीएमबी के बच्चों को पढ़ाते? नहीं बेटा, है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस चीज का गठन हुआ? जो जांच कमेटी बनी थी उसका नाम क्या था? ये सवाल आपके सामने है और इस सवाल के ऑप्शन को आपको हमारे सामने यहां पर रख देना है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बेहतरीन। ठीक, तो अगर हम लोग देखें कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें होता हुआ देखने को मिला, उसकी जांच के बाद हमें हंटर समिति या फिर हंटर कमेटी आती हुई देखने को मिलती है और यही हंटर समिति और हंटर कमेटी को हमने आपके सामने रख दिया। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग यहां पर आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं और अपने इन सारे पॉइंट्स को हम लोग बहुत प्यारे तरीके से जान चुके हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक कर करना हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब एक एक कर हम लोग अपने आगे के बिंदुओं को यहां से डिस्कस करना शुरू करते हैं और इस चैप्टर की सारी जो कहानी है उसको हम लोग समझते हैं इस प्यारे बिंदु से। हमने यहां पर देख लिया कि साल 1922 में असहयोग आंदोलन हमारा समाप्त हुआ। अब असहयोग आंदोलन के बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है? क्या ये असहयोग आंदोलन एक सफल आंदोलन था? नहीं, ये एक असफल आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन का उद्देश्य था भारत को आजादी दिलाना, लेकिन आजादी तो मिली नहीं और साल 1922 में यह आंदोलन अचानक खत्म किया गया। इस आंदोलन के बाद भारत के अंदर 2 तरीके की सोच देखने को मिली कि भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, हाँ राहुल गांधी वाली पार्टी, है ना, देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो साल 1885 के अंदर बनाई गई थी। ये कांग्रेस पार्टी गांधी जी, नेहरू जी और सारे नेताओं के जरिए असहयोग आंदोलन को संभाल रही थी। जब यह असहयोग आंदोलन खत्म हुआ तो यह बात उठी कि भैया क्या हमें आंदोलन करने चाहिए, या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों के द्वारा ना भारत के अंदर चुनाव कराए जाते थे, कि भारत के लोग अंग्रेजों के द्वारा जो चुनाव कराए जाते हैं उन चुनावी व्यवस्था के अंदर हम लोग शामिल हों। कांग्रेस के अंदर ये 2 तरीके की विचारधारा बनी। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनमें 2 विचारधाराएं आ गई। कुछ कांग्रेस के लीडर्स का ये बोलना था, कुछ कांग्रेस के नेताओं का ये बोलना था कि हम लोग 2 साल तक लड़ते रहे, कुछ हुआ नहीं और हमें चुनाव ही लड़ने चाहिए, चुनाव लड़कर हम शासन में शामिल होंगे, अंग्रेजों से अपनी बातें मनवा लेंगे। वहीं कुछ नेताओं का यह मानना था कि नहीं आंदोलन करने चाहिए। आंदोलन करने वाले नेताओं में हमें पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी देखने को मिल रहे थे। जवाहरलाल नेहरू देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो दिखते थे। सुभाष चंद्र बोस जी का भी ये मानना था कि भैया हमें आंदोलन कर ही क्या करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो पुराने नेता थे, उस टाइम के जो वृद्ध नेता थे, बुजुर्ग नेता थे, उनके अंदर आपको दिखते हैं कौन बेटा? उनके अंदर आपको दिखते हैं मोतीलाल नेहरू जी। तो मोतीलाल नेहरू जी, और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कौन? उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है हमारे CR दास जी। CR दास मतलब चितरंजन दास जी। तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी, है ना। और मोतीलाल नेहरू कौन है? ये पंडित नेहरू के पप्पा हैं। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास जी का मानना था कि भारत के लोगों को चुनावी व्यवस्था में शामिल होनी चाहिए। ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी को बनाते हैं जिसको स्वराज पार्टी कहा जाता है। और ये स्वराज पार्टी क्या करने की बात करती है? चुनावों में शामिल होने की बात करती है। इसी कालखंड में आप देखें दोस्तों कि जो असहयोग आंदोलन था ये हो तो असफल गया था, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हुए थे। इस आंदोलन ने भारत के लोगों को क्या कर दिया था दोस्तों कि एकजुट कर दिया था। भारत के लोगों में एकता आ गई थी। भारत के लोग सारे के सारे कांग्रेस के झंडे के नीचे आ गए थे। सब लोगों ने कांग्रेस से अपने आप को जोड़ लिया था। उसी के साथ साथ इस आंदोलन में गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी थी और लोग गांधी जी के साथ चलने को तैयार थे। इस आंदोलन में भारत के अंदर जो हमारे हिंदू मुस्लिम थी वो एकता भी बहुत ज्यादा मजबूत हुई थी
और उसी के साथ साथ इस आंदोलन के जरिए हमने अंग्रेजों का जो व्यापार था ना वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया था, और इसी आंदोलन में हमने हिंदी को भी आगे बढ़ाने की बात की थी। तो यह आंदोलन था तो असफल, लेकिन इस आंदोलन के ये कुछ फायदे, ये कुछ हमें क्या चीजें आती हुई देखने को मिली कि जो बेहतरीन परिणाम थे वो हमें यहां पर आते हुए देखने को मिले। अब इस आंदोलन के हो जाने के बाद हमें एक और चीज हमें अपने भारत के अंदर होते हुए देखने को मिलती है, उसको हम लोग एक एक कर डिस्कस करते हैं। और वो क्या चीज है बच्चे? घटना आ जाती है किस चीज की? जिसको हम लोग कह रहे हैं साइमन कमीशन के नाम से। क्या बोला जाता है? इसको हम लोग बोल रहे हैं साइमन कमीशन के नाम से। कमीशन का मतलब क्या होता है बेटा? कमीशन का मतलब होता है समूह। देखो, भारत के लोग अंग्रेजों से एक चीज की डिमांड करे जा रहे थे। क्या? भारत के लोग अंग्रेजों से बोलते थे कि हमें स्वराज चाहिए, हमें आजादी चाहिए। स्वराज का मतलब आजादी। और अंग्रेज कहते थे कि आजादी तो चाहिए, मगर देश को चलाने के लिए तुम्हारे पास संविधान भी तो होना चाहिए, तुम्हारे पास कानून भी होने चाहिए। तो अंग्रेजों ने साल 1927 में एक समूह बनाया, जो लंदन के अंदर बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया। और लंदन के अंदर, इस ग्रुप के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि टोटल 7 लोगों को शामिल किया गया। और टोटल जो 7 लोग इसके अंदर शामिल थे, ये सातों के सातों कैसे थे? अंग्रेज थे। किसी भी भारतीय को इसके अंदर शामिल किया ही नहीं गया। और ये 7 लोग मिलकर क्या करेंगे? ये भारत के संविधान की समीक्षा करेंगे, या फिर ये भारत के संविधान की क्या करेंगे? रूपरेखा तैयार करेंगे। भारत के लोगों को बताएंगे कि संविधान कैसा बनाओ। ये कितने अपमान कर देने वाली बात थी कि भाई भारत का संविधान बनेगा और भारत के किसी भी आदमी को इसके अंदर शामिल ही नहीं किया गया। क्या उस टाइम पर हमारे पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं था? क्या उस टाइम पर हमारे पास कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था? हमारे पास पंडित नेहरू थे, हमारे पास गांधी जी थे, हमारे पास सुभाष चंद्र बोस जी थे, हमारे पास सरदार पटेल जी थे, हमारे पास मौलाना आजाद जी थे। एक से बड़ा एक विद्वान हमारे पास मौजूद था, हमारे पास अंबेडकर जी मौजूद थे। लेकिन किसी भी भारतीय को आप देखते हैं कि इस साइमन कमीशन के अंदर शामिल नहीं किया गया। और यह साइमन कमीशन साल 1928 में भारत आया। और जब यह साइमन कमीशन भारत के अंदर आया तो भारत की जो जितनी भी राजनीतिक दल थे, भारत के अंदर जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी, है ना, सबने क्या किया? सबने इसका विरोध किया और ये बोला कि हम साइमन को नहीं मानते। और जब ये साइमन कमीशन भारत के अंदर आया तो लोगों ने क्या किया? एक नारे के साथ इनका स्वागत किया। क्या? एक जो नारा था, जिस नारे के साथ भारत के सभी नेताओं ने इनका स्वागत किया, गो साइमन गो बैक, है ना, ए साइमन वाह, है ना। तो साइमन गो बैक के नारे के साथ आप देखते हैं दोस्तों कि क्या किया गया? इसका स्वागत किया गया कि साइमन भाई जहां से आओ वहीं चले जाओ, और हमारे देश से संबंधित जो नियम कानून है वो तुम्हें बनाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। हम अपने इतने योग्य हैं कि हम अपने देश के अंदर हर चीज को निर्मित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज भी देखने को मिलती है। क्या? हमें ये चीज देखने को मिलती है कि भारत के लोग बोले जा रहे थे कि भैया हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए स्वराज, हमें चाहिए अपने देश में गुलामी से आजादी। और उस समय तक ना आप देखते हैं दोस्तों कि टाइम था साल 1929 का। साल 1929 में पूरे भारत के अंदर आपको दिखता है दोस्तों कि पूरे भारत के अंदर एक सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। पूरे भारत पे जो शासन करता था वो तो अंग्रेजी राजा रानी थी, लेकिन वो लंदन में रहते थे। उन्होंने भारत के अंदर अपना सबसे बड़ा अधिकारी बिठाया हुआ था जिसको बोलते थे लॉर्ड इरविन, है ना। और ये जो लॉर्ड इरविन भाई साहब थे, भारत के लोग बोल रहे थे कि हमें स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। इस भाई साहब ने बोला कि हम लोग स्वराज नहीं, लेकिन तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इसका मतलब क्या है? कि तुम्हें आजादी के नाम पर एक छोटी सी लॉलीपॉप दे देंगे। मतलब भारत के लोग आजादी की डिमांड कर रहे हैं और ये बोलता है लॉर्ड इरविन कि हम तुम्हें पूरी आजादी नहीं देंगे, छोटे मोटे कानून तुम बना लो, छोटे मोटे फैसले तुम बना लो, लेकिन तुम्हारे देश के ऊपर कंट्रोल हमारा ही रहेगा। भारत के लोगों में गुस्सा भर गया कि चल क्या रहा है, क्या मजाक चल रहा है। हम इतने सालों से गुलाम हैं और अगर हम आजादी की डिमांड करते हैं तो हमारी बात को सुना नहीं जाता, देश के संविधान के लिए हमारी बात को रखा नहीं जाता, हम विरोध करते हैं तो हमें दबाया जाता है, रोलेट टेट कर हमें मारने की कोशिश की जाती है, जलियांवाला बाग में हमें दबाया जाता है। भारत के लोगों में गुस्सा था और जब ये डोमिनियन स्टेटस देने की बात की ना, इस बात को लेकर भारत में गुस्सा भर गया और भारत के लोगों ने कहा कि भैया अब तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो हमें भारत के लोगों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि हमने चीजें अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आती हुई देखी। क्या कि दिसंबर साल 1929 का समय आया। उस टाइम पर कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, एक मीटिंग को करते हैं और इस मीटिंग को हम लोग लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। लाहौर आज पाकिस्तान में है लेकिन उस टाइम भारत के हिस्से में था और भारत का ही भाग था। तो लाहौर के अंदर एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग को हम लोग लाहौर अधिवेशन कहते हैं। ये कांग्रेस की मीटिंग थी और इस मीटिंग में सारे के सारे लोग शामिल हैं। यहां पर आप पंडित नेहरू को देख सकते हैं, खड़े हैं। इस मीटिंग में यह बोला गया कि भाई अब ना हमें स्वराज नहीं चाहिए,
सर क्या कह रहे हो कि आजादी नहीं चाहिए? यहां पर अब एक नए शब्द को यूज किया गया जिसको बोलते हैं कि भैया पूर्ण स्वराज। क्या बोला गया कि पूर्ण स्वराज मतलब ये जमीन हमारी है, इस जमीन के ऊपर इतना सा भी जो हिस्सा है ना वो हम तुम्हें नहीं देंगे, इतू सी भी जो जमीन है वो आपको नहीं देंगे, और हमें पूरी आजादी चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, पूरी स्वतंत्रता चाहिए, है ना। तुम आजादी के नाम पर हमसे मजाक कर रहे हो, हमें पूरी की पूरी आजादी चाहिए। और भारत के लोगों ने पूर्ण स्वराज की बात की कि हमें पूरी की पूरी आजादी चाहिए। और इसी बात को लेकर हम अभी आजाद नहीं थे, भारत के लोगों ने आने वाली 26 जनवरी 1930 को बोल दिया कि हम स्वाधीनता दिवस यानी कि आजादी का दिवस मनाएंगे, कि तुम हमें आजादी अगर नहीं दोगे तो हम खुद ही आजादी का दिवस मना लेंगे। और भारत के अंदर क्या किया जाता है, 26 जनवरी 1930 को हम लोग आजादी का दिवस मनाते हैं। और आजादी के दिवस में आप देखते हैं दोस्तों कि लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और इस आजादी के दिवस के जरिए हमने अंग्रेजों को बताया कि हम लोग आपसे आजादी को हासिल करना चाहते हैं। अब इसी कालखंड में ये सारी घटना साल 1929 के आसपास आपको होती हुई देखने को मिली है। अब इसी के आगे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण जो हमारे बिंदु है ना उनको भी एक एक कर आपके सामने रखना शुरू करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आएंगी। क्या ये टाइम आने लगता है साल 1930 का, और साल 1930 में गांधी जी क्या करते हैं बेटा, 11 मांगे रखते हैं। किसके सामने रखते हैं, 11 मांगों को लिखते हैं। और 11 मांगे किसको भेजते हैं बेटा, 11 मांगों की चिट्ठी लिखते हैं। किसको लिखते हैं, आप देखते हैं दोस्तों कि ये उस टाइम का जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड इरविन या फिर वायसराय इरविन, इसको लिखते हैं। और इरविन से कहते हैं कि भैया भारत के अंदर नमक पर जो टैक्स लगता है ये हटाओ, कि भारत के लोग नमक नहीं बना सकते और नमक महंगा है भारत में। उसी के साथ साथ जो वस्तुओं पर टैक्स लगता है इसको भी हटाओ। उसी के साथ साथ बंदूक रखने के लिए सबके लिए लाइसेंस होना चाहिए अंग्रेजों के लिए। ये सारी बातें टोटल 11 मांगे गांधी जी लिखते हैं। और गांधी जी वेट करते हैं कि भैया जवाब आएगा जवाब आएगा जवाब आएगा, लेकिन लॉर्ड इरविन कोई जवाब नहीं देता। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि भैया अब इनको समझाना पड़ेगा। और लॉर्ड इरविन के खिलाफ और देश के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि गांधी जी एक बहुत बड़ा आंदोलन यहां पर करते हैं। क्या गांधी जी बोलते हैं कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा, तो अब हम लोग खुद ही क्या करेंगे, जो नमक आंदोलन है या फिर दांडी मार्च, मार्च मतलब होती है यात्रा, वो करते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती आश्रम से चलते हैं और साबरमती आश्रम से चलते हुए दांडी के तट तक पहुंचते हैं। 78 गांधी जी के साथ टोटल उनके साथी होते हैं। 24 दिनों तक गांधी जी चलते हैं। 240 मील की यात्रा गांधी जी तय करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को जाकर गांधी जी नमक कानून को तोड़ते हैं। यानी कि गांधी जी समुद्र के किनारे पर जाकर नमक बनाते हैं। जैसे ही भारत के अंदर नमक बनाते हैं गांधी जी, उसी के साथ देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में अब भारत के अंदर रहने वाला हर आदमी अंग्रेजों के बनाए नियमों को मानने से मना करता है। और अब नमक कानून को भारत का हर आदमी तोड़ रहा है। अंग्रेजी जो नमक के कारखाने थे उन पर हमला होता है। अंग्रेजी कपड़ों का प्रयोग करने से मना कर दिया जाता है। और भारत के जो किसान थे वो अंग्रेजों को टैक्स देने से भी मना कर देते कि जा नहीं देते, क्या करना है कर ले। उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे, अंग्रेज क्या करते हैं, उनको जेल में डालते हैं। गांधी जी को भी लगभग 1 महीने के आसपास जेल में रखा जाता है। और एक तरीके से ना आप देखते हैं दोस्तों कि दांडी की यात्रा के साथ ही देश का एक बहुत बड़ा जो आंदोलन है जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कह रहे हैं, इसको शुरू करने की बात हमें आती हुई देखने को मिलती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हो रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन साल 1930 में हमें शुरू होता हुआ दिखता है। ये जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा होता है। महिलाएं भी सड़कों पर आती हैं, बच्चे भी सड़कों पर आते हैं और अंग्रेजों को ना पुलिस को निकालना पड़ता है। लगभग 1 लाख लोगों को जेल में भरा जाता है। भाई जेल कम पड़ गई, जेल कम पड़ गई। भारत के लोगों ने कहा हथियार पकड़ लो भैया, जेल में डाल दो, हम तो विरोध करेंगे, हम तो नहीं डरते तुमसे। 1 लाख लोगों को जेल के अंदर रखा गया। अंग्रेजों की हालत खराब हो गई और अंग्रेजों को ना इस आंदोलन को रोकने में बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी आने लगी। और अब इसी कालखंड से संबंधित हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने यहां पर रखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हमारा ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसको हम लोग पुकार रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से। और ये जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है कब शुरू हो रहा है, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत हमें होती हुई दिखती है साल 1930 से। और गांधी जी ने लगभग कुछ मांगों को रखा था। उन्हीं मांगों को ना पूरा करने के बाद ये आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। टाइम आ जाता है साल 1931 का। साल 1931 में लॉर्ड इरविन और अंग्रेजों के लिए इस आंदोलन को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। तो लॉर्ड इरविन क्या करता है बेटा, 5 मार्च साल 1931 को गांधी जी को दिल्ली बुलाता है। और गांधी जी और ये रहा लॉर्ड इरविन, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता या फिर गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट का मतलब क्या होता है, समझौता, वादा, या फिर इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है क्योंकि ये दिल्ली में होता है। अब इस समझौते के अंदर क्या बातें की जाती हैं, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये की जाती है कि गांधी जी से ये कहा जाता है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दो। गांधी जी कहते हैं भाई काहे को रोक दे, काहे को रोक दें ये बताइए। तो ये जो लॉर्ड इरविन था ये क्या कहता है, ये कुछ शर्तें, ये कुछ बातें रखता है कि हम आपकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, आप क्या कीजिए, हम आपकी सारी 11 मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, और उसी के साथ साथ क्या है कि हम लोग आपको एक तरीके से, हर तरीके से छूट देने को तैयार हैं। आप क्या करें, आप एक तरीके से इस आंदोलन को रोकें। गांधी जी बोलते हैं कि भैया हर चीज तो सही है, मगर ये बता कि पूर्ण स्वराज का क्या। गांधी जी पूछते हैं कि भाई पूर्ण स्वराज के बारे में तो बताओ कि क्या है। गांधी जी पूछते हैं कि पूर्ण स्वराज का क्या, तो लॉर्ड इरविन बोलता है क्या। लॉर्ड इरविन कुछ इसी तरीके से बोलता है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। गांधी जी, मैं तो यहां पर एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे पास यहां पर ज्यादा अधिकार नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण स्वराज मिले तो आपको लंदन जाना होगा, और लंदन में जो मीटिंग होता है, गोलमेज मीटिंग, उसको अटेंड करना होगा, और वहां जाके आपको डिस्कशन करना होगा पूर्ण स्वराज का। यही बातें लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से कही। गांधी जी से बोल दिया कि भैया सारी बातें तो हम मान लेंगे, लेकिन जो ये आप पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हो ना, तो ये अपन दे नहीं पाएगा, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लंदन जाना पड़ेगा। और अंग्रेज क्या करते दोस्तों कि अंग्रेज ना भारत से संबंधित एक मीटिंग किया करते थे जिसको हम लोग गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना करते थे। तो इस मीटिंग पर आप देखते हैं कि चीजें यहां पर हमें आती हुई देखने को मिलती है ना। हाँ हाँ बेटा, ये आरबीएससी बोर्ड वाले बच्चे भी हमारे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि गांधी जी को बोला जाता है कि आप लंदन जाइए और लंदन में जाकर क्या कीजिए, जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें शामिल हुई है। और उसी के साथ साथ गांधी जी बोलते हैं कि हाँ हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुमने जो 1 लाख लोग पकड़े हैं उनको छोड़ दोगे। लॉर्ड इरविन कहता है कि हाँ हाँ भैया छोड़ देंगे, आप चिंता मत करें, आप जाइए। गांधी जी पहुंचते हैं लंदन दिसंबर 1931 में। वहां पर सारी बातें गांधी जी की मानी जाती हैं, है ना। आप उसी मीटिंग को देख सकते हैं। गोलमेज मीटिंग का मतलब कि एक पूरी टेबल है, एक तरफ भारत के लोग बैठते हैं, एक तरफ अंग्रेज अधिकारी बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं भारत से संबंधित। यहां पर सारे अंग्रेज बैठे हुए हैं, यहां भारतीय लोग बैठे हुए हैं, यहां पर अंबेडकर जी भी बैठे हुए हैं, है ना। तो यहां पर इस मीटिंग में सारी बातें मानने की रखी जाती है। लेकिन एक बात क्या है दोस्तों कि जो पूर्ण स्वराज की थी, हमने पूरी आजादी की डिमांड करी कि हमें पूरी आजादी चाहिए। आप देखते हैं दोस्तों कि क्या पूरी आजादी दी जाएगी या फिर पूरी आजादी का क्या स्टेटस रहेगा, क्या 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 संबंध रहेगा, उसको हम लोग यहां पर समझना शुरू करते हैं, ना। तो भारत के अंदर क्या बोला जाता है कि हमें पूरी की पूरी आजादी चाहिए, लेकिन अंग्रेज बोलते हैं कि भैया पूरी आजादी नहीं देंगे। गांधी जी वापस भारत आते हैं और भारत आकर देखते हैं कि भैया धोखा दे दिया, लॉर्ड इरविन ने धोखा दे दिया। सारे नेता अभी भी जेल में हैं। कांग्रेस पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी को बोल दिया कि ये बहुत ही गलत लोग हैं और ये खराब लोग हैं। आप बोल दिया गया कि अब कोई प्रदर्शन नहीं होगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप देखते हैं दोस्तों कि जो गांधी जी बंद कर गए थे साल 1931 में, वो दोबारा से इस आंदोलन को शुरू करने की कोशिश करते हैं साल 1932 में, मगर यह आंदोलन सफल नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप ध्यान से देखिए। साल 1930 में शुरू हुआ 11 मांगों के साथ। साल 1931 में आप देखते हैं दोस्तों कि दिल्ली समझौता हुआ, या फिर जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। और इस समझौते में यह बात की गई कि आप आंदोलन समाप्त कीजिए और गोलमेज सम्मेलन के लिए जाइए। गांधी जी लंदन गए और जब साल 1932 में वापस आए तो यह पाया कि भाई सारी की सारी जो बातें करी गई थी, मांगे, वो पूरी ही नहीं की गई। और दोबारा से साल 1932 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे और यह आंदोलन साल 1934 में फिर खत्म हो जाएगा और यह एक असफल आंदोलन हो जाएगा। क्यों होगा असफल आंदोलन, चलो एक एक कर इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश के अंदर शुरू किया गया इतना बड़ा जो आंदोलन रहा, इसकी शुरुआत हमें, इसकी असफलता हमें क्यों होते हुए देखने को मिलेगी। सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपने आंसर को देंगे कि साल 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की जो बात थी वो किसने रखी थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने, फटफट कर आप लोग अपने आंसर को बताएंगे। देखते हैं कि हमारा कौन सा दोस्त और कौन सा साथी बिल्कुल सही आंसर पेश करेगा, है ना। जल्दी से बताइएगा कि भारत के अंदर सबसे पहले ये जो डोमिनियन स्टेटस देने की बात थी, ये इनमें से किसके जरिए पेश की जा रही है। और जल्दी से हम सभी लोग अपने सही आंसर को यहां पर डिस्कस करेंगे, जल्दी बता दीजिए। बहुत बढ़िया, तो भारत के अंदर सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस देने की बात लॉर्ड इरविन के जरिए पेश की गई थी। अगला सवाल कि गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा था, ये कब तोड़ा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आप बताइए कि भारत के अंदर ये जो नमक कानून था, ये भारत के लोगों ने कब तोड़ा, या फिर इसको कब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कंप्लीट किया गया।
और एबीसीडी करके बच्चों के सारे ऑप्शंस आने लग गए हैं। तो गांधी जी ने ये जो नमक कानून तोड़ा था ये 6 अप्रैल 1930 को किया था, दांडी के तट पर जाकर। बहुत बढ़िया, है ना। अगला सवाल हमारे सामने है कि जो साइमन कमीशन था इसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी क्या थी। 4 ऑप्शंस आप देख लीजिए एबीसीडी करके और जल्दी से आप लोग बताइए कि साइमन कमीशन के अंदर सबसे बड़ी परेशानी या फिर सबसे बड़ी दुविधा या फिर सबसे बड़ी समस्या क्या थी जिसका विरोध किया जा रहा था। ये जो साइमन कमीशन था इसमें सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि इसके अंदर ये पूर्णतः ब्रिटिश संगठन था, इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे और किसी भी भारतीय को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया था। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो हमारे आदिवासी थे उन्होंने किस तरीके का आंदोलन शुरू किया था। वो सत्याग्रह कर रहे थे, गुरिल्ला आंदोलन कर रहे थे, वो अहिंसक थे, हमले करते थे, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। 4 ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए कि यहां पर आपके सामने कौन सा बिंदु या फिर कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। जल्दी से बता दीजिए बेटा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के जो ये बिंदु हैं इनको हम लोग देख पा रहे हैं। तो अहमदाबाद के अंदर जितने भी हमारे आदिवासी किसान थे इन्होंने विशेषकर बात करी थी कि हम लोग अहिंसक आंदोलन करेंगे, हम अटैक करेंगे और अटैक के जरिए चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने ये जो असहयोग आंदोलन था जिसको वापस लिया था चोरा चोरी वाली घटना के बाद, वो किस कालखंड में अपन को होती हुई देखने को मिली है। इसके आंसर को आपको बताना है। जल्दी बता दीजिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया उसका निर्णय गांधी जी के जरिए कब किया गया। 4 ऑप्शंस को आप देखते हैं और इनका आंसर आप लोग बताते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था ये फरवरी 1922 में वापस लिया था और ऑप्शन बी हमारा यहां पर बिल्कुल सही हमें देखने को मिला। तो यहां तक तो हम लोग आप सभी के साथ अपने इन सारे बिंदुओं को डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग अपने इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपके सामने रख चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर जो हमारे ये बिंदु थे उनको हमने एक एक कर आपके सामने रखा और बहुत अच्छे तरीके से हमने इस पॉइंट को आपके सामने समझ लिया। अब यहां पर ना हम क्या देखते हैं बेटा कि जो हमारा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसको इतने बड़े जोर शोर से शुरू किया गया, आखिर ये असफल क्यों हुआ, इसको हम लोग यहां पर एक एक कर आपके सामने जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसान इस आंदोलन के साथ जुड़े थे। किसानों को लग रहा था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन गांधी जी ने बिना किसानों की मांगों को पूरा हुए बिना इस आंदोलन को साल 1931 में रोक दिया। और जब दोबारा साल 1932 में इस आंदोलन को शुरू किया तो किसान इस आंदोलन से दूर ही रहे और किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़े और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कमजोर हुआ। दूसरी चीज, हमारे जो मजदूर लोग हैं, भारत के अंदर जो मजदूर लोग थे वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर ही थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है या फिर ये जो आंदोलन है ना, ये अमीर लोगों का आंदोलन है, इसमें मजदूरों के लिए कुछ नहीं होगा। और मजदूरों के भी दूर होने से यह आंदोलन कमजोर हुआ और साल 1934 में समाप्त हुआ। भारत के अंदर जो हमारे व्यापारी लोग थे, व्यापारी लोगों की डिमांड थी कि उनकी बातों को सुना जाए और व्यापारी लोग चाहते थे कि उनका व्यापार बढ़े। लेकिन जब अचानक ये आंदोलन समाप्त हुआ साल 1931 में व्यापारियों की बातों को सुने बिना, और जब ये दोबारा साल 1932 में शुरू किया गया तो व्यापारी भी इस आंदोलन से दूर हट गए। भारत के अंदर हमारी जो महिलाएं थी वो इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर क्या करती हैं, शामिल होती हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ही ऐसा आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। और कौन सी महिलाओं ने, जो हमारी शहर की पढ़ी लिखी महिलाएं थी उन्होंने भी, और उसी के साथ साथ आपको दिखता है दोस्तों कि जो हमारी ग्रामीण इलाकों की ऊंची जातियों की महिलाएं थी उन्होंने इसमें शामिल किया था। लेकिन कांग्रेस और भारत के नेता लोग महिलाओं का उतना अच्छा यूज नहीं कर पाए और इसीलिए भी यह आंदोलन कमजोर हुआ। उसी के साथ साथ भारत के अंदर जो हमारे दलित भाई थे उन्होंने इस आंदोलन से क्या देखा, वो इस आंदोलन से दूरी थे और दलितों का यह मानना था कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अंबेडकर साहब के साथ चलेंगे। वो बाबा साहब अंबेडकर जी की दिशा को फॉलो कर रहे थे और अंबेडकर जी का मानना था, अंबेडकर जी का क्या मानना था, अंबेडकर जी का यह मानना था कि भैया इस अंबेडकर जी का यह मानना था, क्या मानना था, अंबेडकर जी का यह मानना था कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इससे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि जो चुनावी व्यवस्था है ना उसमें समान अधिकार मिलना चाहिए। और इसी बात को लेकर आप देखते हैं दोस्तों कि गांधी जी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता भी होता है। टाइम है, क्या है बेटा, टाइम है हमारा साल 1932 का। साल 1932 तक आते आते गांधी जी का यह मानना है ना, अंबेडकर जी का यह मानना है कि जो हमारे दलित भाई हैं उनके लिए पृथक चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए। पृथक चुनावी प्रक्रिया का मतलब क्या है, पृथक का मतलब होता है अलग,
कि भारत के अंदर ऐसे इलाके जहां पर हमारे दलित भाई ज्यादा रहते हैं, वहां पर वोट देने का अधिकार भी दलित भाइयों को हो और वहां पर नेता बनने का भी अधिकार सबको, दलित भाइयों को हो। गांधी जी ने कहा कि भैया ऐसा तो नहीं होगा। गांधी जी का यह मानना था कि भारत के अंदर समान चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए, पूरे भारत में समान चुनाव का तरीका होना चाहिए। इसी बात को लेकर इन दोनों नेताओं में मतभेद हुआ। साल 1932 में गांधी जी क्या करते हैं, इसी बात को लेकर अनशन पर चले जाते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं। जब ये बात अंबेडकर जी को पता चलती है तो वो गांधी जी से बात करने जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसको हम लोग पूना समझौते के नाम से जानते हैं। और इस पूना समझौते में यह बात की जाती है कि भाई जो ये अलग चुनावी प्रक्रिया की बात है ना, इसको हटा दिया जाएगा, पूरे देश में समान चुनावी प्रक्रिया होगी, मगर जो हमारे दलित भाई हैं ना उनको आरक्षण दिया जाएगा चुनावी प्रक्रिया में भी, है ना, और उसी के साथ साथ शिक्षण संस्थानों में भी। तो ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में साल 1932 में पूना समझौता हुआ। एक और बड़ी वजह जो इस आंदोलन के फेल होने की थी साल 1934 तक आते आते, कि भारत के जो मुसलमान थे ना वो भी इस आंदोलन से कहीं ना कहीं दूर हो गए थे। और भारत के मुसलमान आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, कि मुस्लिम लीग जो पार्टी है, जो किसकी पार्टी थी, मुसलमानों की पार्टी कहलाती थी, उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ गए थे। और मोहम्मद अली जिन्ना का यह मानना था कि भारत के मुसलमानों को इस आंदोलन के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना कौन है? ये मोहम्मद अली जिन्ना वही है जो मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा नेता हुआ करता था। ठीक है, और फिर साल 1934 में यह आंदोलन अचानक आप देखते हैं दोस्तों कि हमें समाप्त होता हुआ देखने को मिला, और यह भी एक बहुत ही असफल आंदोलन हमारे सामने रहा। ठीक, अब इसी कालखंड में ना हम लोग कुछ और चीजों को आपके सामने डिस्कस करते हैं और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या, अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों, तो हमें देखने को मिलता है कि भारत के अंदर ना, भारत के लोगों में देश प्रेम की भावना को पैदा करने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाया गया। भारत के लोग क्या थे? भारत के लोग साधारण किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे। इन लोगों में देशभक्ति को पैदा कैसे करें, और इनके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि देशभक्ति को कैसे पैदा किया जाए, इसी के लिए आप देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई, कि भारत के लोगों में देश प्रेम को कैसे पैदा किया जाए, कि भारत के लोग देश पर मर मिटने को सबसे पहले तैयार हों, अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ दें। इसके लिए भारत में ना अलग अलग तरीके अपनाए गए। क्या, हमने सबसे पहले देश में तस्वीरों की मदद ली। भारत माता करके एक महिला को चित्रित किया गया। भारत माता आपने सुना हो, आप लोग हमेशा अपने स्कूल के अंदर नारे लगाते हैं, हम भी बचपन में लगाते थे, भारत माता की जय। ये भारत माता है कौन? आप देखते हैं दोस्तों कि देश के अंदर भारत माता करके कोई असलियत में महिला नहीं है, लेकिन यह बताया गया कि जैसे आप अपनी माता की रक्षा करते हैं, आप अपनी माता की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही देश भी आपके लिए एक माता के रूप में है। और देश को माता के रूप में दिखाकर लोगों में क्या किया गया दोस्तों, कि देश में लोगों में देशभक्ति को पैदा किया गया और लोग देशभक्ति पर दीवाने हुए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे। हमने बहुत सारे गीतों को लिखा, जिनमें से एक गीत है राष्ट्रीय गीत, जिसे हम लोग वंदे भारत के नाम से जानते हैं, है ना, और जिसे हम लोग वंदे मातरम के नाम से जानते हैं। और वंदे मातरम के जरिए भी देश के लोगों में देश प्रेम की भावना को पैदा करने की कोशिश की गई। तो भारत के कलाकारों ने गीतों के जरिए और भारत माता को चित्रित कर कर लोगों में देश प्रेम को पैदा किया। उसी के साथ साथ हमने ना कहानियां ऐसी लिखी जिन कहानियों को सुनकर भारत के बच्चों में देश प्रेम पैदा हुआ, और इस देश प्रेम को देखने के बाद हमने ऐसे कहानीकार बनाए, ऐसी कहानियां बताई जिसमें भारत के लोगों को सही तरीके से दिखाया गया। और भारत के लोगों के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमने इन कहानियों को प्रस्तुत किया। तो इन कहानियों को सुनकर भी लोगों में देश प्रेम पैदा हुआ। देश के लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमने देश के झंडे को भी बनाया। शुरुआती टाइम के अंदर जो हमारा झंडा था वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता था। इसके अंदर शुरुआत में 8 कमल के फूल थे और एक आपको सूरज और एक चांद दिखता था। ये 8 कमल के फूल उस टाइम के 8 राज्यों को दिखाते थे, और सूरज भारत के हिंदू भाइयों को दिखाता था, और ये चांद भारत के मुसलमानों का प्रतीक था। बाद में आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा झंडा था, ये RRR मूवी में भी यूज किया गया। अगर आप लोग मूवी को देख चुके होंगे, सर मूवी बड़े देखना पड़ता है, ये RRR मूवी है। ये देखो भैया ब्रिज वाला सीन, और यहां पर आप ये वाला चित्र देख पा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि गांधी जी ने साल 1921 में ये जो हमारा झंडा था ना, इसको थोड़ा सा चेंज किया और इसकी जगह तिरंगे को लाना शुरू किया और उसके बीच में चरखा लाए। बाद में यहां पर फिर हम लोग अपना क्या करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के जरिए भी लोगों में देश प्रेम की जो भावना थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। फिर हमने ये बताया कि भैया हम लोग ना भारत के संदर्भ में भारत के लोगों के इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाया गया। भारत के लोगों को बताया गया कि तुम लोग कमजोर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जब दुनिया ज्ञान की तलाश में थी ना, तब भारत के अंदर ज्ञान मौजूद था। जब दुनिया के अंदर यूरोप के लोग या फिर अंग्रेज के लोग मारकाट बचाया करते थे, उनको आप देखते हैं दोस्तों कि बोल दे कि उनको शौच करने के बाद आप देखते हैं दोस्तों कि जो अपनी बॉडी को साफ करने की जरूरत होती है वो भी करना नहीं आता था। भारत के लोगों में और भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद थी, जहां पर हर एक तरीके की निकासी व्यवस्था या फिर आप कह सकते हैं कि हर एक तरीके से
जो पानी की व्यवस्था थी वो हुआ करती थी। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस भारत के अंदर मौजूद थी, जिसे हम तक्षशिला या फिर नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जान रहे हैं। तो भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों को यह बताया तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम कमजोर हो, तुम्हें तो रहना नहीं आता, तुम्हें तो खाना नहीं आता, तुम्हारी तो संस्कृति कुछ नहीं है, तुम्हारा इतिहास कुछ नहीं है, तुम्हें ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं आती। वो तो हम आए और हमने आकर तुमको सिखाया, वो तो हम आए हमने आकर तुमको पढ़ना सिखाया, वो तो हम आए हमने आकर तुम्हें को जागृत किया। भारत के लोगों को यह बात समझ में आई कि भारत का इतिहास गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, और भारत के इतिहास का जो सही इतिहास था वो हमने अपने लोगों को बताया। और जब भारत के लोगों को पता चला कि हमारा देश इतना महान है, हमारा देश इतना अच्छा है, हमारा देश इतना बढ़िया है, तो आप देखते हैं दोस्तों कि क्या किया गया। हमारे देश के अंदर जो भारत के अंदर रहने वाले जो हमारे लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपने देश को बचाने की पूरी कोशिश की, और भारत के लोग आजादी की लड़ाई में मतवाले हुए और बढ़ चढ़कर हमने अपने देश को क्या किया दोस्तों, तेजी से आगे बढ़ाया। अब इसी कालखंड में टाइम आ जाता है साल 1942 का, और साल 1942 तक आते आते भी हम लोग एक युद्ध को देख रहे हैं जो हमें दुनिया के अंदर होते हुए दिखता है। इसको भी हम लोग देख लें। इसको बोला जाता है क्या बेटा, इसको बोला जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। ये हमारा सेकेंड विश्व वर्ल्ड वॉर है, ये हमारा सेकेंड विश्व युद्ध है। और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चल रहा है, साल 1939 से साल 1940 तक हमें चलता हुआ दिखता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप को हम लोग केंद्रीय शक्तियां कह रहे हैं, है ना, ये हमारी केंद्रीय शक्तियां हैं। और दूसरी तरफ हमारी क्या है बच्चे, आपको देखने को मिलता है कि दूसरी तरफ हमारे मित्र राष्ट्र हैं, या फिर जिनको हम लोग धुरी राष्ट्र कहते हैं, वही यहां पर हमारे शामिल हैं। इसमें केंद्रीय शक्तियों के अंदर हमें इस बार जर्मनी है, जो पहले भी था। एक नया देश शामिल हो जाता है जिसे इटली कहा जाता है। एक नया देश यहां पर शामिल होता है जिसे हम लोग जापान कहते हैं। ये पूरा का पूरा ग्रुप हार जाता है। और ये जो मित्र राष्ट्र हैं, इसके अंदर इंग्लैंड शामिल है, इसके अंदर फ्रांस शामिल है, इसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका शामिल है, और इसके अंदर रूस भी शामिल है। तो ये सारे देश मिलकर लड़ते हैं। अब दुनिया में जब साल 1939 से आप देखते हैं दोस्तों कि साल 1945 तक ये हमारा ये जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध होता हुआ हमें दिखा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध है, जो साल 1939 से साल 1945 तक चलता हुआ हमें दिखा, इसमें केंद्रीय शक्तियां भी थी और मित्र राष्ट्र भी थे। केंद्रीय शक्तियां हार गई और मित्र राष्ट्र जीत गए। और भारत के लोग ना क्या करते हैं दोस्तों कि इसी कालखंड में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही आजादी की डिमांड करते हैं। अंग्रेज कहते हैं आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। तो साल 1922 में एक आदमी को भारत भेजा जाता है जिसको बोलते हैं मिस्टर क्रिस्प। और ये मिस्टर क्रिस्प बताता है कि भैया भारत को आजादी अगर दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी। लेकिन जो इसका आइडिया था ना, उसको भारत के सारे नेता लोग पसंद नहीं करते। ये जो क्रिस्प प्रस्ताव आपके आता हुआ देखने को दिखा है, जो मिस्टर क्रिस्प आए थे, है ना, ये जो अपना आइडिया लेकर आए थे, इसमें बोलते हैं कि भारत को आजादी अभी तो नहीं मिलेगी, या फिर अगर भारत को जब भी आजादी मिलेगी ना, तो ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये बोलते हैं, है ना, ये क्रिस्प बोलता है कि भारत के अंदर हमारे पास जितने भी राजा लोग हैं, जब भी भारत को आजादी मिले, है ना, जब भी भारत को आजादी मिले, तो ये भारत के राजा लोग चाहें तो भारत में शामिल रह सकते हैं, या फिर खुद को आजाद देश घोषित कर सकते हैं। यानी कि भारत के टुकड़े करने की बात थी। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर राजा थे, वो चाहे तो भारत में रहते या भारत से अलग हो जाते, भारत को तोड़ने की बात। राजस्थान में बहुत सारे राजा थे, चाहते वो भारत में रहें या भारत से अलग हो जाएं। हैदराबाद के अंदर भारत के एक राजा थे, निजाम थे, उनको हटाने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीजें भारत को तोड़ने की कोशिश की गई कि भारत के जो नरेश हैं, ये जो राजा लोग हैं, ये चाहे तो भारत में रहें या फिर भारत से अलग होकर अपने आप को एक आजाद देश बना लें। भारत को तोड़ने की बात की गई। इसी के प्रस्ताव के बाद हमें देखने को मिलता है कि भारत के अंदर ना भारत के लोगों को गुस्सा आ गया और हमने भारत छोड़ो आंदोलन को यहां पर शुरू किया। इस भारत छोड़ो आंदोलन में यह बात की गई कि ये अंग्रेजों, ये देश हमारा है और तुम्हें हमारे देश से जाना होगा। और इस आंदोलन को कब स्टार्ट किया गया, 8 अगस्त साल 1942 को स्टार्ट किया गया। और इस आंदोलन के अंदर गांधी जी ने सबसे पहली बात एक की, जिसे बोला जाता है करो और मरो, कि भैया ये इस आंदोलन को, ये देश को बचाने के लिए आखिरी टाइम है, सड़कों पर आ जाओ। तो सड़कों पर आकर अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हो जाओ। और गांधी जी की इस बात पर आप देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर सभी लोग सड़कों पर आए। महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसकी आग अब पूरे भारत में फैल चुकी थी। भारत के बहुत सारे नेता, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं पर को पुलिस में रखा गया। भारत के लोगों ने हिंसा करनी शुरू कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। बहुत सारे जो इलाके हैं, जैसे बलिया हुआ, सतारा हुआ, बागात हुआ, बिहार के कुछ इलाके हुए, वहां पर अंग्रेजी शासन को पूरा हटा दिया गया। ये भीड़ देकर बुलाई गई पुलिस पब्लिक नहीं है, ये देश को बचाने के लिए खुद आए हुए लोग हैं और बड़ी संख्या में लोग आते हैं।
अंग्रेजी पुलिस थाने, रेलवे स्टेशन सबको जलाते हैं और अंग्रेजों को भगाने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज भी इसको रोकने की कोशिश करती है और यह आंदोलन साल 1945 में रोक दिया जाता है। मगर इसी आंदोलन के 2 साल के बाद साल 1945 15 अगस्त का दिन आता है और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बनता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। और अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 के दिन भारत छोड़कर जाना होता है और हमारा प्यारा भारत आप देखते हैं दोस्तों की इंडिपेंडेंस हासिल करता है। इंडिया इंडिपेंडेंट, भारत आजाद हुआ और अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ। तो कुछ इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर था, इसकी पूरी कहानी के सारे बिंदुओं को हम लोग एक एक कर आपके सामने रख गए हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ, है ना। चैप्टर तो वैसे हमारा ही कंप्लीट हुआ बेटा, 2-4 क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। कि एक सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कौन से नेता को जेल में डाल दिया गया? जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी या फिर बाबू जगजीवन राम? जल्दी बताइएगा, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और यहां पर आप लोगों ने अपने आंसर को दिया कि जो हमारा ये जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था, इसके अंदर गांधी जी को जेल के अंदर डाल दिया गया था और गांधी जी को जेल में रखा गया था। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? पेपर में आया हुआ सवाल, काफी प्यारा है, काफी महत्वपूर्ण है और जल्दी से आप सभी लोग अपने आंसर को बताएंगे कि जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है, इसकी शुरुआत और इसका उद्घोष कब हुआ है ना। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आप लोग पेश करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत साल 1942 में हुई और इसका समापन साल 1945 में हुआ। अगला सवाल देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो दूसरा विश्व युद्ध है, ये कब से कब तक चला? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइएगा बेटा। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने आंसर्स को यहां पर हमारे सामने दे रहे हैं। तो जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध है, इसका समापन साल 1939 में हुआ और साल 1939 से साल 1945 तक ये विश्व युद्ध हमें चलता हुआ देखने को मिला। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने कमल के फूल हुआ करते थे? 1, 9, 3 या फिर 8? चलिए, तो यहां पर हमने आपके साथ देखा कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर टोटल हमें 8 के 8 जो हमारे फूल थे वो देखने को मिलते थे। और कुछ इस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद, ये जो हमारा चैप्टर है, इसकी कहानी को हमने कंप्लीट किया। वीर बैच के अंदर दोस्तों आपका जो सामाजिक अध्ययन विषय है उससे संबंधित हमारा ये जो एक चैप्टर था इतिहास से संबंधित भारत में राष्ट्रवाद, उसको हमने किया। आपको हमारी क्लास कैसे लगी जरूर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। अभी नहीं करके बताएं, आप लोग कब बताएं? जब ये क्लास समाप्त हो जाए तब कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया नहीं है, जैसे भी आपका था। उसी के साथ साथ आप लोग ये भी बताएं कि आप लोग अगला चैप्टर कौन सा कराना चाहते हैं। आप लोगों ने ही भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर की डिमांड करी थी, इसीलिए हमने इस चैप्टर को आपके सामने पेश किया। जो भी चैप्टर आप कराना चाहते हैं अगली क्लास के अंदर, उसको आप जरूर कमेंट के अंदर लिखें ताकि हम उसी के आधार पर आपके साथ अपनी अगली क्लास को रख सकें। तो जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा आप लोग डिमांड करेंगे उसी चैप्टर को हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अपनी अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर आप लोग बताएंगे कि आप कौन सा चैप्टर कराना चाहते हैं। अभी मत लिखिएगा, कमेंट्स में जाके लिखिएगा, अभी लिखेंगे तो दिखता नहीं है, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।